तो बेटा पिछली क्लास में सीक्वेंस तक पढ़ाया था, यहाँ तक कोई डाउट है किसी का? किसी को कुछ पूछना है, कोई बात है तो बोलो फटाफट, फिर आगे चलता हूँ। नहीं तो जी बेटा, डाउट है किसी का कोई? जो सर अरिथमेटिक सिनेरियो जो था, जो काफी क्राइटेरिया से आ रहा था, उसको थोड़ा सा अच्छा, वो डिस्कस कल करें। वाली बात राजीव, कल वाली बात जो रह गई थी, यस सर। है ना? चल ओके। तो देखो, मतलब बहुत सिंपल सी बात है। एक्चुअली सिंपल नहीं है, ये बहुत नॉलेजेबल बात है। तो जितने भी बच्चे बैठे हैं क्लास के अंदर, थोड़ा आप समझिए बात को। एक सवाल पूछता हूं आपसे। मान लीजिए, मतलब सवाल इन द सेंस, जब आपने क्वेश्चन पूछ ही लिया तो 5 मिनट थोड़ा बात करते हैं। मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर आप एवरेज बताइए, है ना? एवरेज कैलकुलेट करिए या सेंट्रल वैल्यू कैलकुलेट करिए, ठीक है? मान लीजिए कोई फ्रीक्वेंसी डाटा है आपका और आपसे पूछा गया कि सेंट्रल वैल्यू निकालिए या एवरेज कैलकुलेट करिए। तो आपने बोला, सबसे पहले तो डिफाइन किया होगा एवरेज। एवरेज कैसे डिफाइन किया होगा? इट इज ए नंबर विच रिप्रेजेंट्स द होल डाटा। एक ऐसा नंबर है जो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करता है। आपको पूछे आपसे भाई इस बात का क्या मतलब है, तो आप क्या बोलोगे कि सुधीर सर, एक ऐसा नंबर हम बताना चाहते हैं डाटा के कोरस्पोंडिंग, जिस नंबर के आसपास डाटा की मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन हो और कुछ ऑब्जर्वेशन उस नंबर से दूर हो सकती है ना? मान लो एक कोई नंबर मैंने लिया ऐसे, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन इस डाटा के आसपास है और कुछ ऑब्जर्वेशन कहीं दूर हो सकती है, बट मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन इसके आसपास है। तो ये जो नंबर बनेगा, ये एवरेज बनेगा या सेंट्रल वैल्यू बनेगी। ये बात क्लियर है राजीव? सेंट्रल वैल्यू का डेफिनेशन क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। अब सवाल ये आया कि आप सेंट्रल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कैसे? ऑब्वियसली बात है, करेंगे कैसे? अभी तो आपने मुझे मतलब समझाया। अब सवाल ये आएगा कि ऐसे डाटा को देखूं मैं और बोलूं, हाँ भाई डाटा अपनी सेंट्रल वैल्यू बता, तो वो बताएगा तो है नहीं, वो तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और डाटा करोड़ों अरबों में भी हो सकता है। तो ऐसा तो है नहीं कि डाटा को देखा एक नजर में और डाटा ने अपनी सेंट्रल वैल्यू मुझे बता दी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सवाल यह है कि जो नंबर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, मैथमेटिकली वो एक ऐसा नंबर है जिसके नेबरहुड में डाटा की मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन बिलोंग करती है। जो मैं कह रहा था ना, एक ऐसा नंबर जिसके आसपास मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन बिलोंग करती है, मैथमेटिकली उसे कैसे बोलेंगे? ये एक ऐसा नंबर है जिसके नेबरहुड में डाटा की मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन बिलोंग करती है, कुछ ऑब्जर्वेशन उससे दूर हो सकती है। कितनी दूर हो सकती है डजंट मैटर, बट मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन उस नंबर के आसपास बिलोंग करेगी। ठीक है? तो सवाल ये बना, अब सवाल ये है कि इसको कैलकुलेट करेंगे कैसे? तो मान लीजिए मैंने आपसे पूछा भाई कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो किसी बच्चे ने जवाब दिया कि सुधीर सर कैलकुलेट करेंगे ऐसे, x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट xn डिवाइडेड बाय n। आपने एक फॉर्मूला बना दिया जिसका आपने नाम रख दिया अर्थमेटिक मीन। क्या नाम रख दिया? अर्थमेटिक मीन। चलो नाम से तो कोई मतलब नहीं है, बट मेरा यहां पर एक सवाल है कि आपको ये कैसे पता लगा कि ये फॉर्मूला, मतलब सारी ऑब्जर्वेशन का सम करके डिवाइडेड बाय नंबर अगर मैं कर दूं, तो आपको ये कैसे पता चला कि ये वो नंबर देगा, ये फॉर्मूला वो नंबर देगा जिसके नेबरहुड में मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन होंगी, जिसको आप सेंट्रल वैल्यू कहोगे? आपको ये कैसे पता है? राजीव बात समझ में आई? राजीव बात समझ में आई? यस सर, बात ठीक सुनिए। है, बात तो हुई। अब ये बात हम लेके मैथमेटिक्स के पास पहुंचे कि भाई हमें नहीं पता इस फॉर्मूले का। एक्चुअली ये तो फॉर्मूला मैथमेटिक्स ने बताया, मैंने तो बस आपसे पूछा कि भाई आपको कैसे पता लगा कि सम डिवाइडेड बाय नंबर करने से वो नंबर मिल जाता है जिसके नेबरहुड में मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन होती है। आप उसको अर्थमेटिक मीन कह लेना, आप उसको सेंट्रल वैल्यू कह लेना, लेकिन कह तो हम कुछ भी लेंगे, लेकिन ये कैसे पता लगा आपको कि सम डिवाइडेड बाय n करने से वो नंबर मिलेगा जिसके नेबरहुड में मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन आपको मिलेंगे? तो चलिए खेल समझाता हूं। एक बात है आपके साथ मेरी, मान लीजिए आपके पास एक सीक्वेंस है और वो सीक्वेंस है xn, है ना? तो xn, दिस इज लुक लाइक x1 x2 x3 अप टू डॉट। मान लीजिए सीक्वेंस है आपके पास और आप ये कह रहे हैं कि सुधीर सर
ये सीक्वेंस कन्वर्ज करती है सपोज ए को, ये सीक्वेंस कन्वर्ज करती है ए को। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फॉर ऑल एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर m such that xn minus a is less than epsilon for all n is greater than equal to n। ये बात समझ में आई? ये बात बिल्कुल क्लियर है। अगर Yes. कोई सीक्वेंस a को कन्वर्ट करती है तो एक्चुअली में उसका जो डेफिनेशन है वो ये है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसे नहीं लिख सकते, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn इज इक्वल टू a, बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन इस बात का मतलब भी यही है जो आपके सामने बन रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब मैं कह रहा हूं इसको थोड़ा सा अगर मैं ओपन करूं, इस चीज को मैं अगर ओपन करूं तो ऐसे लिख सकता हूं, कैसे? a माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन xn इज लेस देन a प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। ठीक है बेटा, लिख सकता हूं ऐसा। हाँ। अब मैं इस चीज को एक और तरीके से लिखने जा रहा हूं, आराम से सुनना, और वो तरीका है ये, इफ n is greater than equal to m then xn belongs to open interval a minus epsilon or a plus epsilon। Can I write like this? हाँ या ना? यस सर। वेरी गुड। अब इस लाइन का एक बार आप मतलब पढ़ो। इस लाइन का मतलब है अगर n की वैल्यू m या उससे बड़ी है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंस की टर्म होगी वो a के नेबरहुड में चली जाएगी। क्यों चली जाएगी a के नेबरहुड में? क्योंकि a माइनस एप्सिलॉन और a प्लस एप्सिलॉन इज द ओपन इंटरवल which contains a, that's why this is also the neighborhood of a। तो आप क्या कह रहे हो? जैसे ही n m से बड़ा होगा वैसे ही xn इस नेबरहुड में चला जाएगा। और n m से बड़े कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट n m से बड़े हो सकते हैं। हाँ या ना? सर यस। ठीक। इसका मतलब अगर आपके पास सीक्वेंस है x1 x2 x3 xn अप टू इंफिनिटी, एक सेकंड के लिए मान लीजिए ये डाटा है, भाई डाटा भी तो ऐसे ही होता है, x1 x2 x3 x4 xn, डाटा भी तो ऐसे ही होता है ना। तो अगर वो डाटा का सीक्वेंस, मतलब अगर मैं कोरस्पॉन्डिंगली उसको डाटा कह दूं, अगर वो a को कन्वर्ट कर रहा है तो ये कंडीशन वहां पर भी सेटिस्फाई होगी। और ये कंडीशन क्या है कि अगर आपके पास डाटा है x1 x2 x3 अप टू सो ऑन, कुछ टर्म को छोड़कर, कितनी टर्म को छोड़कर? m-1 टर्म को छोड़कर बाकी जितनी भी सीक्वेंस की टर्म है, डाटा की टर्म है, डाटा की वैल्यूज है xn, वो सारी a के नेबरहुड में बिलोंग कर रही है। हाँ या ना? यस सर। इसका मतलब क्या मैं ये कह दूं स्टैटिस्टिकली कि जो a है वो एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहा है इस डाटा के, ए जो है वो सेंट्रल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है इस डाटा के। बोलो हाँ या ना? यस सर। भाई सेंट्रल वैल्यू का डेफिनेशन मैथमेटिक्स ने नहीं दिया है, सेंट्रल वैल्यू का डेफिनेशन दिया है, एवरेज का डेफिनेशन दिया है स्टैटिस्टिक्स ने। स्टैटिस्टिक्स ने मैथमेटिक्स को ये बोला है हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसके नेबरहुड में मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन बिलोंग करे। अब अगर इनफाइनाइट में से कुछ टर्म को छोड़कर सारी टर्म नेबरहुड में बिलोंग कर रही हैं तो इससे ज्यादा तो मैक्सिमम नहीं हो सकता ना कुछ भी। हाँ या ना? सारी टर्म नेबरहुड में बिलोंग करे ये तो बोला नहीं है आपने, आपने तो मैक्सिमम टर्म बोला है ना। यस और नो? यस सर। राजीव ठीक है बेटा। अब अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स कैन वी से दैट the converging point of a sequence is nothing but the central value average of the data। बोलो हाँ या ना? यस सर। अब बोल सर। ये बात डन। चलिए यस सर। अभी भी उस बात का जवाब नहीं डिस्कस हुआ जो राजीव ने सवाल पूछा, अब मैं आपको बताता हूं। लेकिन इतना तो दिमाग में चला गया ना कि मैथमेटिक्स का कन्वर्जिंग पॉइंट
और स्टैटिस्टिक्स का सेंट्रल वैल्यू सेम बात है बिल्कुल। ठीक, चलिए अब राजीव वाली बात पर चलते हैं। तो मान लीजिए एक सीक्वेंस है एक्सएन जो कन्वर्ज करती है ए को। इसका मतलब सेंट्रल वैल्यू क्या है, एवरेज क्या है, ए। अब सवाल ये आता है कि अगर डाटा का सेंट्रल वैल्यू है ए, तो आप इस ए को कैसे कैलकुलेट करोगे? सवाल तो यही था पहले से। एक बात बताओ, कल मैंने एक थ्योरम आपको पढ़ाई थी जिसका नाम था कोची फर्स्ट थ्योरम। कोची फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है? अगर एक्सएन ए को कन्वर्ट करता है तो कंफर्म x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट xn डिवाइडेड बाय n भी कन्वर्ट करेगा ए को। x1 प्लस x2 प्लस xn भी कन्वर्ट करेगा ए को। ये कोची सेकंड थ्योरम मुझे कहती है। हेलो, हाँ भाई मैं क्लास ले रहा हूँ। चलिए, तो अब कोची ने क्या बोला कि x1 प्लस x2 प्लस xn बाई n भी कन्वर्ट करेगा ए को। मतलब अगर आपको ए चाहिए तो उसको कैलकुलेट करने का ये एक तरीका हो सकता है। समझ गए? स्टैटिस्टिशियंस ने इसका नाम रख दिया अर्थमेटिक मीन। स्टैटिस्टिशियन ने इसका नाम रख दिया अर्थमेटिक मीन। दैट्स इट। राजीव समझ में आया बेटा? राजीव बाबू समझ में यस आया? सर, यस, समझ है में ना? आ गया। अब मैं एक बात और बताना चाहूंगा क्योंकि तुमने सवाल पूछ ही दिया, तो चलो एक बात और हो जाए। क्या हो जाए? देखो, एक दूसरा तरीका है सेंट्रल वैल्यू कैलकुलेट करने का जिसका नाम है ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, वो भी सेंट्रल वैल्यू कैलकुलेट करता है। तो वो क्या तरीका है? अगर आपके पास डाटा है x1 डॉट डॉट टू xn, है ना, तो आप एक काम करो, x1 इंटू x2 डॉट डॉट xn टू दी पावर 1 अपॉन n। ये भी आपको सेंट्रल वैल्यू ही देगा। ये भी आपको सेंट्रल वैल्यू ही देगा। नाम आप इसका ज्योमेट्रिक मीन रखेंगे अलग बात है, बट देगा तो ये भी आपको सेंट्रल वैल्यू ना। हाँ या ना? यस सर। है ना? अब मेरा एक सवाल है राजीव कि क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि जब भी आप ज्योमेट्रिक मीन डिफाइन करते हो तो कैसे ज्योमेट्रिक मीन डिफाइन करते हो? ज्योमेट्रिक मीन बराबर होता है एंटी लॉग ऑफ 1 अपॉन n समेशन लॉग ऑफ x i। याद आया ये चीज? कभी याद आई ये चीज? यस सर। वेरी गुड। एक सवाल है मेरा, क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि ज्योमेट्रिक मीन डिफाइन करने के लिए सारी ऑब्जर्वेशंस का पॉजिटिव होना जरूरी है? या आपने ये भी सुना होगा कि अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉजिटिव है, मतलब दो, सॉरी नेगेटिव है, मतलब दो ऑब्जर्वेशन नेगेटिव है, चार ऑब्जर्वेशन नेगेटिव है, छह ऑब्जर्वेशन नेगेटिव है, तो भी ज्योमेट्रिक मीन डिफाइन किया जा सकता है? क्या कभी सुना है ऐसा? जी बेटा, राजीव सर, सुना है कभी ऐसा? पॉजिटिव और ग्रेटर देन जीरो के लिए, मतलब पॉजिटिव के लिए केवल सुने हैं, अच्छा, और नेगेटिव के लिए ऐसा तो नहीं डिफाइन। सुना है कि अगर दो ऑब्जर्वेशन नेगेटिव है तो ज्योमेट्रिक मीन डिफाइन किया जा सकता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव करके डिफाइन किया जा सकता है? कभी नहीं सुना ऐसा? सर, ए और जो हम लोग रिग्रेशन कोफिशिएंट दो निकालते हैं, तो जो आर निकालते हैं तो उनका ज्योमेट्रिक मीन लिखा जाता है, लेकिन वो गलत है क्योंकि वो नेगेटिव का ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकालते। समझ गए, समझ गए, समझ गए ना? और किताब में क्या लिखा है? किताब में लिखा है ज्योमेट्रिक आर मीन इज द लिखा है। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीज टू। और सुनो कमाल की यस। बात, कमाल की बात सुनो, आईएसएस में यही सवाल 2 बार आ चुका है और आंसर पता है क्या था? आर इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीज टू। समझ में आया? और कोचिंग वाले 2 कोड़ी के हैं, किताब वाले 2 कोड़ी के नहीं है, पेपर सेट करने वाले 2 कोड़ी के नहीं है, जिनको यही नहीं पता है कि आर इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीज टू और नॉट। मतलब कोचिंग वाले 2 कोड़ी के, सुधीर सर 2 कोड़ी के, और पेपर छापने वाले, जब तुम्हें यही नहीं पता, उठा के तुमने सवाल दे दिया किताब में से, तुम्हें पता है नहीं है कुछ भी, तो तुम्हें फांसी नहीं होनी चाहिए सबसे पहले, या पहले सुधीर सर को ही लटका दे? नहीं ना, मजाक कर रहा हूं मैं, किसी के लफड़े में नहीं पड़ता हूं, मेरे को अपना काम से मतलब होता है।
लेकिन मजे में पूरे ले रहा हूं। अंजना ओम कश्यप आती है, उसको भी मैं फ्लाइंग किस दे देता हूँ। कोई टीचर आता है, उसको भी मैं थैंक यू बोल देता हूँ। चलो कोई तो हमारी तरफ से बोल रहा है। चलिए मजाक कर रहा हूँ बेटा। तो अच्छा, कोई और बच्चा है जिसने ये सुना हो? काफी सारे बच्चे बैठे हैं क्लास में, आईफोन, काफी अच्छी नॉलेज है बेटा। कभी आपने सुना है ऐसा कि अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो हम उसको ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं? यस और नो? अरे ऐसे ना पर करो यार, शायद बोलो। सुना है। सुना है ना बेटा, मैंने भी सुना है और हम्म। राजीव ने भी सुना है। बस राजीव ने सुन के उसको माना नहीं है ना राजीव? सुना राजीव ने भी है, बट राजीव ने उसको माना नहीं, वो पकड़ गया बात को कि यस सर, सर, सुने तो है हैं। वो मेरे को भी पर पता है हम भी बेटा। नहीं माने। हम भी हाँ, नहीं माने। अच्छा आप भी नहीं माने? अरे क्या क्या बात। चलिए आज मैं, अच्छा एक और मेरा सवाल है। अच्छा कभी आपने ये सुना है कि ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने के लिए सारी ऑब्जर्वेशन पॉजिटिव होनी चाहिए? ये तो सुना होगा। मेरा सवाल है क्यों होनी चाहिए पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन, बताइए। सारी ऑब्जर्वेशन पॉजिटिव होनी चाहिए राजीव, ये तो सुना है। यस सर। पर अगर अगर सर, अगर पर इवन चाहिए नंबर, तो अगर हाँ राजीव बोलेगा, पहले पहले राजीव बोलेगा जी बेटा। अगर अगर हम अगर एक बात ना मान करके अगर बोलें कि आर इवन नंबर टर्म हमारे अगर निगेटिव हो जाए, तो हाँ अगर ये फार्मूला हम जो ड्राइव करते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ -a × हाँ -b, तो हाँ इसमें अगर रियल नंबर में बात कर रहे हैं तो इसमें डिफाइन नहीं होता है, वो हाँ, कॉम्प्लेक्स के थ्रू आता है, -√ab आता है। ठीक है। तो इसलिए वो जो ज्योमेट्रिक मीन है हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, बट यहाँ वही पे पूछ रहा निगेटिव। हूँ, ज्योमेट्रिक मीन में सारी ऑब्जर्वेशन पॉजिटिव होती है, क्यों? सर पॉजिटिव नहीं होंगे तो ज्योमेट्रिक मीन डिफाइन नहीं कर सकते, उस डेटा के लिए सेंट्रल वैल्यू देगा ही नहीं हमारा। अच्छा उस डेटा के लिए सेंटर वैल्यू नहीं देगा हमारा, वेरी गुड। चलिए कोई और बच्चा जो कुछ बोल रहा था, शायद रिजवाना थी, बोलो बेटा। सर अगर कुछ ऑब्जर्वेशंस नेगेटिव हो जाए और मैं निकाल रही हूँ सेंट्रल वैल्यू, तो नेगेटिव ऑब्जर्वेशंस का सेंट्रल वैल्यू पॉजिटिव कैसे हो सकती है? तो जब पॉसिबल है। ऑब्जर्वेशंस पॉजिटिव होगा तभी उसकी सेंट्रल वैल्यू तो पॉजिटिव होगा, अगर चलो कुछ ऑब्जर्वेशंस वेरी नेगेटिव गुड, होगा तो। वेरी सर वो गुड। हाँ nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा मतलब। नहीं नहीं, ये जितने भी आप जवाब दे रहे हो ये सब के सब मतलब गलत है। और गलत इन वोट सेंस, हो सकता है आपके अंदर सही चल रहा हो, बाहर गलत निकल रहा हो, मैं समझाता हूँ आपको। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला है वो है x1 × x2 xn⁴ ठीक है जी? ये जो आप राइट हैंड साइड देख रहे हो, गौर से सुनना लॉग मेरी बात। मैं लॉग एक्स तो हाँ बेटा, लॉग एक्स तो पॉजिटिव के लिए डिफाइंड होता है। बाबू उसी पे आ रहा हूँ, 2 मिनट तो दे दे मेरे बच्चे। आईफोन मतलब तू ठीक है, इंटेलिजेंट है, लेकिन सॉरी सर, सॉरी। समझ गया ना? तू इंटेलिजेंट है, तुम्हें नॉलेज है, 2-3 बच्चों को बहुत नॉलेज है, लेकिन सामने सुधीर सर है, तो थोड़ा सा आराम से, कोई टेंशन नहीं है। फिर देखिए ज्योमेट्रिक मीन आपके सामने ये लिखा है। एक चीज आपको बताऊं, अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नेगेटिव हो जाए तो जो चीज आपके सामने राइट हैंड साइड पे लिखी है वो कंफर्म आपको वैल्यू देगी, वो कंफर्म आपको वैल्यू देगी और सॉलिड वैल्यू देगी। और जो बच्चा कह रहा था ना कि सुधीर सर √−a × -b हो जाता है आयोटा √ab, नहीं, √−a × -b √ab ही होता है और वो रियल ही होता है। समझ में आया? तो अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नेगेटिव है तो जो राइट हैंड साइड है वो आपको कंफर्म मिलेगा और रियल ही मिलेगा। बट आप उस नंबर को जो कि रियल ही मिलेगा, आप उसको ज्योमेट्रिक मीन नहीं कह सकते, क्योंकि कई बार आपको मैंने बताया कोई भी चीज कहीं तब जाती है जब वो एग्जिस्ट करती है, तो पहले एग्जिस्टेंसी की गारंटी देनी होगी, वैल्यू बाद में आएगी। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव करके ये वैल्यू जरूर आपको मिल जाएगी, लेकिन वैल्यू मैं तब मानूंगा जब उसकी एग्जिस्टेंसी की गारंटी हो। अब सवाल फिर से यही आया कि ज्योमेट्रिक मीन एग्जिस्ट तभी माना जाता है जब सारी ऑब्जर्वेशन पॉजिटिव होती है। तो वैल्यू तो ये मिल जाएगी आपको नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव करके, बट क्या आप उसको ज्योमेट्रिक मीन मानेंगे? नहीं, क्योंकि उसके लिए ज्योमेट्रिक मीन की एग्जिस्टेंसी का होना जरूरी है। अगर 2 नेगेटिव वैल्यू 4 नेगेटिव वैल्यू के साथ
ज्योमेट्रिक मीन एग्जिस्ट कर जाता तो फिर ये वैल्यू ज्योमेट्रिक मीन हो जाती, होती नहीं है इसलिए मानेंगे नहीं। अब फिर से वही आईफोन से मेरा सवाल आया कि सुधीर सर सारी ऑब्जर्वेशन पॉजिटिव क्यों होनी चाहिए? तो मेरे बच्चे ने बोला कि सुधीर सर जब हम ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं तो हम लोग लेते हैं ऑब्जर्वेशंस का, और लोग कभी भी नेगेटिव ऑब्जर्वेशंस का डिफाइंड नहीं होता। दैट्स व्हाई ज्योमेट्रिक मीन इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस। आईफोन बेटा यही कहना चाह रहे थे आप, हाँ या ना? हाँ सर। और आपका जवाब है गलत। गलत क्यों है समझाता हूं, देखिए बड़े गौर से। और अगर आपको लगे कि सुधीर सर आपकी बात में वाकई में दम है तो आराम से बैठे बैठे वो थंब का निशान दिखा देना। देखिए हम लोग लेते हैं इसलिए सारी ऑब्जर्वेशन पॉजिटिव नहीं होती, सारी ऑब्जर्वेशन पॉजिटिव होती है इसलिए हम लोग लेते हैं। सबसे पहले बताओ डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया? हाँ नहीं जी आया? सर। नहीं है? सर, वो वाला लॉजिक से नहीं वही जिससे। लॉजिक है, लॉजिक ही वो है, आप हाँ समझिए, लॉजिक ही वो है। एक चीज आपको बताता हूं, आपने उल्टा कर दिया, आप लोग पे पहले चले गए फिर वैल्यू को डिफाइन कर रहे हैं, जबकि रिवर्स होता है, पहले वैल्यू पॉजिटिव हुई तब लोग आया। पॉइंट को समझिए, ज्योमेट्रिक मीन का ये फॉर्मूला कभी नहीं होता ना। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला तो ये होता है, क्या होता है? x1 into x2 डॉट डॉट xn टू दी पावर 1 अपॉन n। ये तो कुछ होता ही नहीं, ये तो कुछ होता ही नहीं, ये होता है ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला। फिर आप ये कहते हो क्योंकि सारी ऑब्जर्वेशन पॉजिटिव हैं, दैट्स व्हाई वी टेक log बोथ ऑफ द साइड। तब आप मेरे बच्चों log लेते हो। log ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 1 अपॉन n समीशन log x i। आई कौन? बेटा गलती समझो, आप यहां से यहां जा रहे थे, एक्चुअली में यहां से यहां। सारी ऑब्जर्वेशन पॉजिटिव थी इसीलिए हमने लोग ले पाए, ना कि लोग लिया तो सारी ऑब्जर्वेशन पॉजिटिव हुई ना, उल्टा हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। सवाल अभी भी यही पेंडिंग है फिर कि सारी ऑब्जर्वेशन पॉजिटिव क्यों होनी चाहिए। सवाल तो पेंडिंग है ना अभी, अभी तो जवाब तो हुआ नहीं इसका। कोई बच्चा फिर से ट्राई करेगा, हाँ या ना? जल्दी नहीं, चलो मैं करता हूं। देखिए अब क्या हुआ, फिर से एक बात सुनिए। फिर से कोची आया और उन्होंने एक बात बोली, अगर मेरे पास एक सीक्वेंस है एक्सएन जो कि कन्वर्ज करती है ए को, सच दैट एक्सएन इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एन। गौर से समझिए, कोची सेकंड थ्योरम में कोची सर ने बोला अगर आपके पास एक सीक्वेंस है एक्सएन जो कि कन्वर्ट करती है ए को, लेकिन इस बार उन्होंने ये बोला कि मेरे पास जो सीक्वेंस है वो सारी पॉजिटिव नंबर्स की होनी चाहिए। तो कंफर्म आप अगर एक फॉर्मूला बनाते हैं, उनको ये नहीं पता कि ये ज्योमेट्रिक मीन है या नहीं, ना ना ना, उन्होंने बोला अगर आप ये फॉर्मूला बनाते हैं तो ये भी कन्वर्ट करेगा ए को। ये बात कभी पढ़ी है जीवन में, हाँ या ना? यस सर, आप समझ इसका रहे हैं। मतलब ये जो फॉर्मूला है ये तभी वैलिड है जब ऐसा है। इसका मतलब ज्योमेट्रिक मीन इज डिफाइंड, जिसको आप ज्योमेट्रिक मीन कह रहे हो ये डिफाइंड ही तब होगा जब ऑल ऑब्जर्वेशंस आर पॉजिटिव बाय द कोची सेकंड थ्योरम, और इसका नाम रख दिया ज्योमेट्रिक मीन। अब बताइए आपकी बात में और मेरी बात में डिफरेंस है कि नहीं? बिल्कुल अपोजिट बातें हैं आपकी और मेरी, समझिए एंगल डिफरेंस है एकदम, है ना? डिफाइंड है पॉजिटिव के लिए तब लोग लिया है, ना कि लोग लेने के लिए हमने इसको पॉजिटिव किया है। नहीं, अगर नहीं होता, अगर पॉजिटिव नहीं होता तो कोची सेकंड थ्योरम चलती नहीं, ये फॉर्मूला बनता ही नहीं। ये फॉर्मूला बना ही तब है जब सारी ऑब्जर्वेशन पॉजिटिव थी। अब तुमने इसका नाम रख दिया ज्योमेट्रिक मीन, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, आप कैटरीना कैफ इसका नाम रख दो, मुझे क्या फर्क पड़ना। समझ में आया बात समझ में आई मेरे बच्चों? चलूं? यस सर, यस सर। वेरी गुड। तो राजीव मेरे बच्चे, ये खेल था आज का कि भाई अगर मान लो कोई पूछ ले आपसे
हालांकि इंटरव्यू में कोई आपसे इतना इंटेलिजेंट नहीं बैठता वहां कि तुमसे इस टाइप की चीजें पूछेगा, लेकिन अगर पूछ लेना तो बाई गॉड उसका सामने वाले का चांद उतार देना। चांद उतार देने का मतलब समझते हो? जब आप ऐसा देना कि सामने वाला हो जाए कि भाई नॉलेज तो है इस आदमी को, बस बात खत्म। चलिए चलो आगे, अब अपनी बात करूं मेरे बच्चों। यस सर। वेरी गुड। अब आज का मेरा टॉपिक है कन्वर्जेंसी ऑफ ए सीरीज। कन्वर्जेंसी ऑफ ए सीरीज। चलिए स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मेरा सवाल है। समीशन n गोज फ्रॉम 1 टू k 1 अपॉन n, और समीशन n गोज फ्रॉम 1 टू k 1 अपॉन n स्क्वायर। बहुत बेसिक सा सवाल है। दो सीरीज आपके सामने लिखी हुई है, इनमें से कौन सी कन्वर्जेंट है और कौन सी कन्वर्जेंट नहीं है? सर कौन सी सेकेंड वाला कन्वर्जेंट हो जाएगा है बाबू? सर दोनों वन कन्वर्जेंट है। सर वो सेकेंड वाला होगा 1 अपॉन n नहीं होगा वेरी गुड। सेकंड वाला होगा, ये नहीं होगा। एक बच्चा बोल रहा है दोनों होगा, और कोई बच्चा? के फटाफट। फाइनाइट है कि नहीं, ये तो दोनों होंगे कि एक पता होगा, नहीं बस ये बता दो बेटा। है। के फाइनाइट है कि नहीं ये तो नहीं पता। अरे बाबू रिजवाना, आज के बाद अगर तूने ऐसी बात पूछी तो बाई गॉड मतलब तू समझ गई ना, अगर कोई नंबर लिखा है तो इट मस्ट बी फाइनाइट। ओके, तब तो दोनों ही कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ वो तुम जानो, वो तुम जानो, वो मेरा काम नहीं है, आप समझिए। अगर इंफिनिटी होता तो मैं ऐसे लिखता, ऐसे कभी हो ही नहीं सकता कि मैं लिख दूं ए और ए इज इक्वल टू इंफिनिटी। बाबू ऐसी मजाक मत करना। एक कोचिंग वाला है, नाम नहीं लूंगा, बेचारे का सबका बढ़िया काम चले, कभी कभी मेरे को बड़ा गुस्सा आता है। पता है क्या लिख रहा? मतलब ऐसे लिख रहा कि नंबर है एक्सन, दिस इज लेस देन इक्वल टू इंफिनिटी। मतलब अगर टीचर को इतना भी नहीं पता है कि इन्फिनिटी पे बाउंड्री क्लोज हो ही नहीं सकती, तो भाई चने बेच लो, ब्यूटी पार्लर खोल लो, सब्जी की ठेली लगा लो, देश को बर्बाद मत करो, आप समझिए। और ये जो तुम गलती करते जैसे रिजवाना ने अभी करी, सुधीर सर के फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, ये गलती तुम्हारे लिए बहुत छोटी है, मैथमेटिक्स की तौहीन है ये। आप जब कभी बड़े हो जाएंगे थोड़े से तो आपको महसूस होगा कि सुधीर सर आप ठीक कह रहे थे, वो छोटी सी वो गलती नहीं, गलता था वो, इसके चक्कर में मैथमेटिक्स बर्बाद हो जाएगा। समझ गए ना? इनके चक्कर सर में एक जी बेटा, जी जी बेटा। एक और बात है सर, यहाँ फाइनाइट टर्म है तो इसमें कन्वर्जेंट की बात नहीं करेंगे हम, केवल सम करेंगे, है तो। नहीं नहीं बाबू सब करेंगे, बस 2 मिनट का समय दे दे, सब कुछ करूंगा। ठीक है रिजवाना बेटा, अपनी गलती समझ में आ गई बाबू? गलती समझ में आ हाँ गई? सर। हाँ सर। वेरी गुड। कोई भी चीज अगर लिखी है तो वो एग्जिस्टेंसी होती है। अब मैं सबकी बातें सुनूंगा, सबकी बातें करूंगा। देखिए सबसे पहले तो सीरीज का डेफिनेशन बताइए। सीरीज का डेफिनेशन कौन बच्चा बताएगा, क्या होता है सीरीज? बोलो राजीव, बोल बेटा। कोई सीक्वेंस है, हाँ अब उसके टर्म को हाँ अगर हम हाँ, सम कर दे तो सीरीज हाँ बन जाएगा। सम या फिर हाँ सम कर दें तो सीरीज बन जाएगी, हाँ सम या डिफरेंस कर उसके दे, साथ डिफरेंस ऐड कर से दे, यस। डिफरेंस कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीपल कर देगा यस तो भी सीरीज बन जाएगा। लेकिन आपने जो टर्म यूज करी वो याद है आपको? याद है आपको? अगर कोई सीक्वेंस की टर्म है उनको ऐड वैड कर दूं तो सीरीज बन जाएगा, यही है ना? यस सर। चलो अब मेरी तरफ से सुनो। सीरीज इज नथिंग बट समीशन ऑफ सम टर्म्स। ठीक है जी। अब ये बता, तेरी बात और मेरी बात में डिफरेंस है कि सिमिलरिटी है? है सर। क्या डिफरेंस है? मेरा क्या है कि मेरा हमेशा इनफाइनाइट टर्म आएंगे हमारे वाले नहीं में। नहीं नहीं, अच्छा तेरी हमेशा नहीं, चलो मैं इनफाइनाइट ही बोल देता हूं। समीशन ऑफ इनफाइनाइट टर्म इज सीरीज। अब बोलो, अब सेम है? अब भी सर डिफरेंट है क्योंकि हमारा एक सीक्वेंस रहेगा हमेशा बस हमारे टर्म में। बस 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 हो गया, यही पकड़ लिया मैंने। क्या सीरीज की जो टर्म है वो उनके अंदर, उनके बीच में एक सीक्वेंस होना जरूरी है? इज इट मैंडेटरी? अभी तक सर यही हमको याद बाबू था अभी इसीलिए तक था। छोड़, अब सुधीर सर है सामने, अब बता। सुधीर सर है अब सामने, अब बोल। इज इट मैंडेटरी? लगता है तेरे को ऐसा लगता है बाबू? सर सीक्वेंस का पार्शियल सम से ही तो हम बनाते हैं ना है? क्या बनाते हैं? सीक्वेंस का जो पार्शियल सम
उसको करके तो हम सीरीज बनाते हैं ना, इनफाइनाइट सीरीज। सवाल नहीं समझे तुम मेरा। मैं कह रहा हूं सीरीज बनाने के लिए जिन टर्म का तुम ऐड करते हो वो सीक्वेंस की टर्म होनी चाहिए। क्या ये मैंडेटरी है? क्या बनाते हो वो नहीं डिस्कशन करना। मेरा सवाल समझ में आ रहा है सब बच्चों को? सवाल समझ में आ रहा है मेरा? राजीव बेटा यस सर, सवाल समझ में आया। बस सवाल समझो पहले। आप यहां चले गए। नहीं, मैं यहां हूं, नीचे हूं एकदम। अभी अभी तो मैंने कुछ करा ही नहीं। अभी तो चड्डी पहन के फूल खिला है। तुम एकदम पार्सल सम पे चले गए। अरे रुको तो सही, पहले तो सीरीज ही समझ लो, क्योंकि सीरीज आपके दिमाग में किसी ने घुसा। एक बार बताओ, चलो भाई एक बात मेरे को बताओ सारे बच्चे। 1+3+1/2 +1/9 +1/5 +8 +21, क्या आपके सामने ये एक सीरीज लिखी हुई है या नहीं? यस सर। क्या ये सीरीज किसी भी तरीके से सीक्वेंस के कोरस्पॉन्डिंग नंबर है ये? हाँ या ना? नो, नो सर। फिर आप थोड़ा दिमाग लगाइए। किताब ने कुछ लिख दिया, तुम्हारे टीचर ने कुछ बता दिया तो कुछ भी कर दोगे आके? नहीं। सीरीज का मतलब होता है समीशन ऑफ सम टर्म्स। कुछ टर्म को ऐड करना सीरीज होती है। और वो जो टर्म है ना मेरे बच्चे, वो टर्म सीक्वेंस के कोरस्पॉन्डिंग हो ऐसा जरूरी नहीं है। पहला पॉइंट सुन लीजिए आराम से। चलो आगे। किसी भी बच्चे को मेरी क्लास के अंदर कुछ टीचर भी बैठे हुए हैं, मुझे पता है सबके बारे में, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप जो भी टीचर बैठा है वो मेरे से जूनियर ही होगा, ऑब्वियसली बात है। तो मुझे कोई शर्म नहीं है कि भाई मैं किसी टीचर को पढ़ा रहा हूं या मेरी क्लास में कोई बैठ के पढ़ रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे बच्चों के बराबर हो, मेरे जूनियर हो ना, कोई दिक्कत नहीं। मुझे कंपटीशन दोगे, मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पूछिए सवाल, किसी को कोई भी डाउट हो खुल के पूछिए सवाल कि सुधीर सर ऐसा आप कह कैसे सकते हो? सुधीर सर सब कुछ कह सकते हैं। पहले अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो आप खुल के पूछिए बेटा, सर घबराने की जरूरत नहीं है किसी को भी। बोलो बेटा। राजीव समझ में आया कि नहीं आई मेरी बात? आईफोन, आईफोन बेटा, आईफोन थोड़ा सा आईफोन को लेना पड़ेगा आज। हाँ जी, क्लियर हुआ है ना? हाँ सर, तो जो आप कह रहे थे ना पार्शियल सम, ये फलाना ढिमकाना, वहां तक जाएंगे, लेकिन पहले यहां तक चले जाते हैं, ठीक है? तो सीरीज का डेफिनेशन आज के बाद क्या रहेगा? समीशन ऑफ सम टर्म। सीरीज दो टाइप का होता है, एक होता है फाइनाइट सीरीज और एक होता है इनफाइनाइट सीरीज। ठीक? फाइनाइट सीरीज का मतलब होता है समीशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। इनफाइनाइट सीरीज का मतलब होता है समीशन ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का सम। ठीक? अब दो टाइप की सीरीज हो गई। एक होगी फाइनाइट सीरीज, आई गोज फ्रॉम 1 to k, कुछ भी लिख दो एक्स आई। और एक हो गया समेशन आई गोज फ्रॉम 1 to infinity एक्स आई, डजंट मैटर। चलिए दो टाइप की होगी। अब बारी आती है कन्वर्जेंसी का क्या मतलब है मेरे बच्चों। जैसे सीक्वेंस 5 तरीके की हुआ करती थी, ऐसे ही सीरीज भी 5 तरीके की होती है। मतलब कन्वर्जेंट, डायवर्जेंस टू प्लस इंफिनिटी, डायवर्जेंस टू माइनस इंफिनिटी, ऑस्किलेटरी फाइनाइटली, ऑस्किलेटरी इनफाइनाइटली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारा जो मेन मोटिव है वो क्या? कन्वर्जेंसी का। कन्वर्जेंसी का मतलब है कि जो भी आपकी सीरीज है, सीरीज मतलब समीशन ऑफ सम टर्म्स, उन सब का जो समीशन है वो किसी नंबर के बराबर बनना चाहिए। वो किसी नंबर के बराबर बनना चाहिए। किस नंबर के बराबर बनेगा उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर एक सीरीज का सम, चाहे वो फाइनाइट हो चाहे वो इनफाइनाइट सीरीज हो, सम किसी नंबर के बराबर बन रहा है, दैट सीरीज इज कॉल्ड कन्वर्जेंट। दैट सीरीज इज कॉल्ड कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेंस टू दैट नंबर। लेकिन यहां पर कन्वर्जेंस टू दैट नंबर का मतलब अप्रोचिंग नहीं है। यहां पे कन्वर्जेंस टू दैट नंबर का मतलब है इस सीरीज का टोटल सम इस नंबर के बराबर बनेगा। ये मतलब है इस चीज का। समझ में आया कि नहीं आया? चलो आगे। यस सर। चलो आगे। वेरी गुड। अब राजीव, जब आपने ये बोला कि सुधीर सर फाइनाइट सीरीज के रेस्पेक्ट में हम कन्वर्जेंसी की बात ही नहीं करेंगे, मेरे बच्चे ये बात बहुत गलत है। करेंगे नहीं, लेकिन क्यों नहीं करेंगे अब उसके बारे में आते हैं। एक्चुअली क्या हुआ, मैथमेटिशियन ने बोला कि दुनिया की कोई भी अगर फाइनाइट सीरीज है, फाइनाइट सीरीज मतलब अपर बाउंड के लिखा है, फाइनाइट सीरीज है, उसका सम कन्फर्म बताया जा सकता है। उसका सम हमेशा किसी नंबर के बराबर बनेगा।
दैट्स व्हाई द फाइनाइट सीरीज इज ऑलवेज कन्वर्जेंट। तो जब ऑलवेज कन्वर्जेंट होती है तो मैं चेक नहीं करूंगा कभी भी मैथमेटिक्स में, इसलिए फाइनाइट सीरीज की कन्वर्जेंसी डिस्कस नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो हमेशा कन्वर्जेंट होती है। रीजन समझ में आया राजीव? रीजन समझ में यस आया? सर, यस सर, यस समझिए, ये समथिंग डिफरेंट है जो शायद आप सोच रहे थे। यस सर। उससे डिफरेंट है। क्यों है? जब मुझे पता है कि ये कन्वर्जेंट होनी है तो स्टूपिड बात है कि मैं इसकी कन्वर्जेंसी डिस्कस करूं, क्योंकि ये कन्वर्जेंट है। हाँ या ना बोल? यस सर, राजीव, कब मजाक सी कर लूं? एक छोटी सी कर लेता हूँ, सुबह से यस सर। थोड़ा प्रेशर चल रहा है दिमाग पे तो थोड़ा कर लेता हूँ। कभी तो अपनी गर्लफ्रेंड को पूछेगा मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी? कभी आज तक किसी लड़के ने ये पूछा अपनी गर्लफ्रेंड से मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी क्या? हाँ या ना नो बताओ? सर, है नो सर, ना? नो पूछ के सर। देख लेता, पूछ के देख ला, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड? चाटा मारेगी इधर से। अब तक क्या तू मेरा राखी बांध रही थी तुझे? समझिए आप बात को, क्योंकि वो गर्लफ्रेंड तेरी है तो बनेगी। बाबू ये ना पूछना प्लीज, समझ गए? तो यस फाइनाइट सीरीज कन्वर्जेंट है तो प्लीज उसकी कन्वर्जेंसी के बारे में ना पूछना। ये था वो लॉजिक। चलिए कोई बात नहीं, मजाक कर रहा था बेटा, ऐसे आप मेरे को मतलब थोड़ा गलत ना समझना, बस मेरी आदत है। ओके, तो अब इनफाइनाइट सीरीज पे चलते हैं। इनफाइनाइट सीरीज मतलब आई गोज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी एक्स आई। अब फिर से वही बात, इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। मतलब आप इनफाइनाइट टर्म का सम करें, वो किसी नंबर के बराबर आ भी सकता है और नहीं भी। तो अब सवाल आया कि आपको पता कैसे लगेगा कि फाइनाइट जो इनफाइनाइट सीरीज है उसका सम किसी नंबर के बराबर आएगा, आ सकता है या नहीं? तो मैथमेटिशियन ने बोला चलो बता देते हैं, बताओ। उन्होंने बोला लेकिन अब एक हमारी शर्त है। क्या शर्त है? कि देखो जी, जो भी आपकी इनफाइनाइट सीरीज है, हाँ जी है, उसकी हर एक टर्म, यानी कि u1 पहली टर्म, u2 दूसरी टर्म, u3 तीसरी टर्म, अप टू सो ऑन, उसकी हर एक टर्म हमें पता होनी चाहिए। मतलब आपको nth टर्म un आपको पता होनी चाहिए। भाई एक सेकंड, कौन है? हेलो हेलो, बाबू एक सेकंड रुक, मैं क्लास के अंदर हूँ, मैं क्लास के बाहर। एक सेकंड। शुक्र कर मैंने फोन उठाई लिया, नहीं तो मैं अननोन नंबर से उठाता नहीं फोन, फिर तेरा हो जाता काम। चल कोई नहीं, जल्दी तो नहीं है, बस बैठ कर क्लास करना। हाँ जी, तो वो कह रहा है कि अगर इनफाइनाइट सीरीज है मेरे पास तो उस इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्ज करेगी या नहीं हम आपको बता तो देंगे, लेकिन उसकी जो nth टर्म है यानी कि u1 u2 u3 वो सारी हमें पता होनी चाहिए। इसका मतलब जो un है आर्बिट्ररी टर्म्स, n बिलोंग्स टू n, उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। दैट्स व्हाई आप ये कह रहे थे कि सीरीज में सारी टर्म सीक्वेंस को फॉलो करती है, उसका ये लॉजिक था। लेकिन ये जरूरत आपको कहां पड़ी? यहां पर आगे पड़ी। जब आप सीरीज डिफाइन कर रहे थे वहां नहीं कह सकते अब आप, क्योंकि आपको कन्वर्जेंसी चेक करनी है एक इनफाइनाइट सीरीज की। दैट्स व्हाई आप ये कह रहे हैं कि सर अब मुझे nth टर्म चाहिए। अब nth टर्म मतलब un चाहिए, और un क्या है? n का फंक्शन है, सो दैट्स व्हाई यू कैन कॉल इट एज ए टर्म ऑफ सीक्वेंस। राजीव समझ में आया बेटा? समझ में आया? यस सर, यस सर, है ना? समझ में आ गया। लेकिन ये यस चीज सर, कन्वर्जेंसी के लिए मैंडेटरी है, सीरीज यस की सर, डेफिनेशन के लिए मैंडेटरी नहीं है। तो आप जब सीरीज डिफाइन कर रहे हैं तो कोई नीड नहीं है कि आपकी सारी यस टर्म सर, सीक्वेंस को फॉलो करें, नहीं करती। इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है? समझ यस में सर, आया? चलो आगे। यस सर, यस। वेरी गुड, चलिए। अब क्या हुआ मेरे बच्चों? अब सवाल ये आया कि अगर आपके पास एक इनफाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज कैसे लिखोगे? समेशन n गोज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी un, ऐसे लिखा। तो सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं ये हम डिस्कस करेंगे।
सीरीज अगर कन्वर्जेंट है तो किसको कन्वर्ज करेगी वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इन सब बातों को डिस्कस करने के लिए आपको दो बातों की जानकारी होना बेहद जरूरी है। कौन सी बात? एक तो nth टर्म जो है वो आपको पता होनी चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया। अब क्या है, जो कन्वर्जेंसी है उसको डिस्कस करने के लिए हमने सीरीज को दो पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहला पार्ट है सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। चलो साइड में आप ये भी लिख लो ब्रैकेट के अंदर, सीरीज ऑफ नेगेटिव टर्म्स, सीरीज ऑफ नेगेटिव टर्म्स। सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स एंड सीरीज ऑफ नेगेटिव टर्म्स एक साथ चलती है, बिल्कुल ठीक है। दूसरी जो कैटेगरी है वो है ऑल्टरनेटिंग सीरीज, ऑल्टरनेटिंग सीरीज। ऑल्टरनेटिंग सीरीज का मतलब है कि वो सीरीज सारी टर्म ना तो पॉजिटिव होती है और सारी टर्म ना तो नेगेटिव होती है, मतलब ऑल्टरनेट चलती है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो आपको कन्वर्जेंसी चेक करने के लिए सबसे पहले ये मैंडेटरी डिसाइड करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि सारी टर्म पॉजिटिव है या सारी टर्म नेगेटिव है। ये तो एक ही बात है, अगर सारी टर्म नेगेटिव है तो माइनस बाहर ले लूंगा, अंदर सारी टर्म पॉजिटिव बन जाएंगी और माइनस से कुछ फर्क नहीं पड़ना, कन्वर्जेंसी तो कन्वर्जेंसी रहेगी ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस सम पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, कन्वर्जेंसी तो ब्रेक नहीं होगी ना। और एक है ऑल्टरनेटिंग सीरीज। अब मैं ये दो कैटेगरी क्यों बना रहा हूं, क्योंकि इस टाइप की सीरीज की कन्वर्जेंसी बिल्कुल अलग होती है, इस टाइप की कन्वर्जेंसी बिल्कुल अलग चेक होती है। कैसे? देखिए रीजन सुने होंगे आपने, आपने जब ये सीरीज की कन्वर्जेंसी चेक करी होगी तो आपने रूल पढ़े होंगे, कंपैरिजन टेस्ट, रूट टेस्ट, रेशो टेस्ट, कोची कंडेंसेशन टेस्ट, लेबनीज टेस्ट और बहुत सारे। लेकिन जब आप यहां आते हो सिर्फ एक ही टेस्ट है और वो है लेबनीज टेस्ट। नाम सुने हैं कभी? हाँ या ना? यस सर। हाँ जी। सर। बेटा समझ में आ रहा है ना? तो जब भी आप सीरीज की कन्वर्जेंसी चेक करेंगे सबसे पहले आपको ये दो कैटेगरी बनानी पड़ेगी, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म है या सीरीज ऑफ ऑल्टरनेटिंग टर्म है। अब कैसे पता लगेगा, सुन लीजिए। अगर एक सीरीज है ऐसे n goes from 1 to infinity un और साइड में लिखा है un is greater than equal to 0 for all n, so this is a series of positive term। हो सकता है कोई बच्चा बोले सुधीर सर un is strictly positive, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, समझ गए? सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म। जो सीरीज ऑफ अल्टरनेटिंग टर्म होती है वो ऐसे लिखी जाती है, n goes from 1 to infinity minus 1 to the power n into un where un is positive for all n। अब क्या हुआ, यहाँ पे ये पार्ट तो पॉजिटिव रहेगा, जो नेगेटिव पॉजिटिव का जो इफेक्ट है ना वो यहाँ पे कवर होगा। आपकी सीरीज माइनस से भी स्टार्ट हो सकती है, आपकी सीरीज प्लस से भी स्टार्ट हो सकती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना है। समझ गए मेरे बच्चों? हाँ जी बेटा, क्लियर है ना? यहाँ तक बात मेरी क्लियर है आपको? यस सर। अब टॉपिक लिख लो, कन्वर्जेंसी, कन्वर्जेंसी ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज। और क्या है? n goes from 1 to infinity un belongs to real number। बी केयरफुल। मैंने सीरीज क्या लिखी है? सीरीज लिखी है समेशन n goes from 1 to infinity un, लेकिन un को मैंने पॉजिटिव नहीं लिखा है, un को मैंने लिखा है रियल नंबर। मतलब ये सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म भी हो सकती है, ये सीरीज ऑफ नेगेटिव टर्म भी हो सकती है और ये सीरीज ऑफ ऑल्टरनेटिंग टर्म भी हो सकती है। अभी तक मुझे कोई जानकारी नहीं है। हाँ, अगर मुझे जानकारी होती तो फिर मैं ऐसे लिखता, समझिए बेटा, फिर मैं ऐसे लिखता अगर मुझे जानकारी होती। मुझे जानकारी है ही नहीं अभी तक, तो चलो जानकारी नहीं है, बाद में बात करेंगे, जिस दिन जानकारी होगी उस दिन लिखूंगा। बेटा इधर ले ले, हाँ यार कोई दिक्कत नहीं। बाबू समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आया सब कुछ? हाँ सर। ठीक है। अब सीरीज की कन्वर्जेंसी चेक करने के दो तरीके हैं। कौन कौन सा तरीका है?
सबसे पहला है सिक्वेंशियल मेथड, सिक्वेंशियल मेथड। दूसरा तरीका है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, सिक्वेंशियल मेथड का मतलब है कि जो आपके पास सीरीज है जिसकी आप कन्वर्जेंसी चेक करना चाहते हो, पहले उस सीरीज को सीक्वेंस में कन्वर्ट करो, उस सीक्वेंस की कन्वर्जेंसी चेक करो और फिर उसके कोरस्पॉन्डिंग जो सीरीज है उसके बारे में बता दो, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया। दूसरा है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मतलब मेथड का मतलब है जो सीरीज आपको दी गई है उसकी nth टर्म उठाओ डायरेक्टली, उसी पे रूल लगाओ और कन्वर्जेंसी वहीं पे चेक करो, कोई सीक्वेंस आपको नहीं बताना। अब ऑब्वियसली बात है आपके दिमाग में जाएगा सुधीर सर यार तो डायरेक्ट मेथड ही ज्यादा अच्छा है, अब पहले सीक्वेंस बनाओ उसकी कन्वर्जेंसी चेक करो, इट्स बेटर तो डायरेक्ट मेथड लगा दो, ये बेटर ऑप्शन है। बस इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? दुनिया के जितने भी डायरेक्ट मेथड है कन्वर्जेंसी के, जैसे कंपैरिजन टेस्ट है, रूट टेस्ट है, रेशो टेस्ट है, लिबनीज टेस्ट है और बहुत सारे हैं, कोची कंडेंसेशन, देयर आर सो मेनी, उन सब में एक प्रॉब्लम है, वो सिर्फ ये तो बता देते हैं कि आपका सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं, किसको कन्वर्ज करता है ये नहीं बताते। किसको कन्वर्ज करने का मतलब है समीशन बराबर किसके होगा ये नहीं बताते। जो ये क्राइटेरिया है सिक्वेंशियल मेथड, अगर ये लग गया, या तो ये लगेगा नहीं तुमसे, क्यों नहीं लगेगा बताऊंगा अभी, अगर ये लग गया तो कंफर्म ये भी बताया जाएगा कि कन्वर्ज करती है या नहीं, और ये भी बताया जाएगा कि किसको कन्वर्ज करती है। बेटर ऑप्शन हुआ ना मेरे, मतलब मेरे वाली है ये बताना और मेरे वाली इस मकान नंबर में रहती है ये बताना, कौन सा अच्छा है भाई? राजीव बेटा कौन सा अच्छा? मेरे वाली मतलब चल तेरे वाली है राजीव, कौन सा अच्छा है? कुछ नहीं बोलेगा, चल बाबू मेरे वाली है, तो मेरे वाली। सर हाँ हाँ राजीव जी वही बेटा। जिस मकान में रहती है वही है। ऑब्वियसली सर, इतना यस पता सर। लग जाए किस मकान में रहती है तो किराए पे ऊपर वाला ना मैं फ्लैट ले लूंगा। समझिए आप बात को, है तो ये वही काम है कि कन्वर्ज करना एक बात और किस नंबर को कन्वर्ज करना दूसरी बात, बिल्कुल दोनों डिफरेंट बातें हैं। लेकिन इस क्राइटेरिया को जो कि बहुत अच्छा है लगाना उतना आसान नहीं है। क्यों नहीं है अब मैं आपको समझाता हूं। तो पहले ये समझिए कि कन्वर्जेंसी का मतलब क्या होता है, समझा दिया। कन्वर्जेंसी कैसे कैसे बनती है भाई? दो तरीके से बनती है, एक सिक्वेंशियल मेथड और एक डायरेक्ट मेथड। ये टिपिकल है बहुत ज्यादा लेकिन अच्छा है, ये बहुत सिंपल है लेकिन एक प्रॉब्लम है, बस ये कह देगा कि तेरे वाली ने जन्म लिया है, कहां जन्म लिया है, किस कास्ट में जन्म लिया है, तेरे से छोटी है उम्र में कि बड़ी, भाई ये नहीं पता। और ये वाला उसका मकान नंबर दे दिया, वो इससे ज्यादा क्या चाहिए तेरे को, जाके कन्वर्ट कर ले, है ना? तो चलिए कह रहा सुधीर सर मकान नंबर पता लग जाए तो अच्छा है, बाबू रहने दे, बर्बाद होने से पहले नहीं बर्बाद हुआ करते, जब टाइम आएगा अपने आप हो जाएगा। चलिए तो पहले वाला मेथड लेते हैं जिसका नाम है सिक्वेंशियल, है ना? क्या कह रहा है वो? कह रहा है कि देखो जी, सबसे पहले तो आप n goes from 1 to infinity, un एक सीरीज है और un रियल नंबर है, मुझे नहीं पता है कि ये सीरीज पॉजिटिव की है या नेगेटिव की। सबसे पहले तो आप एक सीक्वेंस बनाओ Sn, और Sn क्या है? समीशन i goes from 1 to n ui, और ये क्या है? u1 प्लस u2 प्लस डॉट डॉट un, जिसको आप सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स भी कहते हो, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स भी कहते हो। क्यों कहते हो इसको सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स मेरे बच्चों? क्योंकि पार्शियल सम, पार्शियल का मतलब होता है छोटा टुकड़ा, भाई टोटल टर्म तो इनफाइनाइट थी ना, उसमें से n टर्म्स का सम कर दिया तो पार्शियल सम हो गया। सीक्वेंस नाम क्यों दे रहे हो? क्योंकि जो भी ये सम आप कर रहे हो इसकी वैल्यू n के ऊपर डिपेंड करेगी। n क्या है? नेचुरल नंबर, और क्लास में पता रखा है दुनिया की कोई भी चीज अगर नेचुरल नंबर पर डिपेंड करती है, डिफाइंड होती है, दैट थिंग मस्ट बी ए सीक्वेंस। सो दैट्स व्हाई दिस इज ए सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स। क्लियर? सीक्वेंस बन गई। अब पता है टिपिकल टास्क क्या था? टिपिकल टास्क यही था, अगर कोई आर्बिट्री सीरीज है आपके पास तो बाई गॉड ये जो पार्शियल सम है ना,
ये बनता नहीं इतनी जल्दी, जितनी जल्दी मैंने लिख दिया, मैं तो लिख दिया है, लिख दिया। राजीव वाली उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के यहाँ मकान नंबर 320 में रहती है, इतना आसान थोड़ी है, वो तो मैंने मजाक के लिए लिख दिया, रहती हो जरूरी थोड़ा ही है, समझ गए। तो अगर वो रहती हुई है तो फिर ये मुझे मिल गया एड्रेस। और बेटा इसकी कन्वर्जेंसी आपको पता है ना कैसे निकालते हैं, एक सेकंड में सुधीर सर कुछ नहीं करना मुझे तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऐसा बताना है। मान लो वो a के बराबर सपोज, तो आप क्या कहोगे, सुधीर सर दिस सीरीज सीक्वेंस कन्वर्जेस टू a, सपोज फॉर एग्जांपल, है ना। कहो तो मैं लिख देता हूं लेट, है ना, लेट दिस कोरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस कन्वर्जेस टू a। तो मेरे बच्चों अगर ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी a को, तो आपकी सीरीज भी a को ही कन्वर्ज करेगी। इसका मतलब होगा आपकी सीरीज का टोटल सम a के बराबर बनेगा। अब कोई बच्चा बोलेगा सुधीर सर ये तो डाइवर्ज भी तो कर सकती है, हाँ, तो आपकी सीरीज भी डाइवर्ज करेगी। सर ये तो ऑस्किलेट कर सकती है, हाँ, आपकी सीरीज भी ऑस्किलेट करेगी। इसका मतलब नेचर ऑफ दिस सीक्वेंस which is a sequence of partial sum is same as the nature of this series, that's it। बस ये जो सीक्वेंस आपने बनाई है बाबू, ये सीक्वेंस बनाना बहुत मुश्किल है, ये सीक्वेंस बनाना बहुत मुश्किल है। चलो आगे मेरे बच्चों, चलो आगे। हाँ जी यस सर। बेटा चलो आगे। चलो एक बहुत आसान क्वेश्चन लेता हूं, बहुत आसान मतलब अपनी बात समझाने के लिए। मान लो एक सीरीज है समेशन n goes from 1 to infinity 1 upon n into n plus 1, और मेरा सवाल ये है कि ये किसको कन्वर्ट करेगी वो बताइए, मतलब इसका सम किसके बराबर होगा। तो सम किसके बराबर होगा वो तो बाद में बात करेंगे, पहले तो इसकी कन्वर्जेंसी चेक करेंगे और साथ के साथ इसका सम भी बताना है। तो जहां भी ये आ जाए ना कि इस सीरीज का सम बताइए, तो बाबू फिर तो आपकी मजबूरी है, आपको सिक्वेंशियल क्राइटेरिया ही लगाना पड़ेगा, दुनिया में कोई तरीका है ही नहीं, है ना। तो चलो जी सबसे पहले यूएन बताओ किसके बराबर है। यूएन किसके बराबर है, 1 अपॉन n n प्लस 1, हाँ या ना, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, एक बार चेक करना भाई। राजीव बेटा क्लियर है यहां तक? यस सर, यस। बाकी बच्चे हैं अब ऐसा लिखने हैं, क्या हुआ, कोई बोल रहा है? हाँ सर ठीक है, ठीक। हाँ ठीक है ठीक है, आईफोन बेटा थैंक यू। बाबू तू नाम क्यों नहीं चेंज करता अपना, आईफोन मतलब मम्मी सर पापा कैसे कर सर इसको कैसे करते हैं पता नहीं, देखता अरे है। यार मेरे बच्चे तूने दिल की बात छीन ली, मेरे को खुद नहीं पता। मेरे ये इलेक्ट्रॉनिक जितना सामान है सब मेरा ऑफिस संभालता है। अभी तुम्हारी अगर ये वीडियो कुछ गड़बड़ हो जाए तो तुम्हारी क्लास ही कैंसिल होगी सीधा, क्योंकि ऑफिस में अब इस टाइम कोई रहता नहीं है और मेरे को ही चलाना नहीं है। मेरे को तो फोटो खींचने नहीं आते अच्छे, समझ गए, वो गड़बड़ है, थोड़ा थोड़ा करते हैं। चलो इस बारे में बाद में रहेंगे एक दिन बैठ के आराम से। ये टेक्नोलॉजी का जमाना होता है, हम इसमें थोड़ा फिसल पड़े, लेकिन अच्छी हुई चीज है ये। ज्यादा जो जितने भी बच्चे चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं बाबू, तुम्हारे बच्चे भी चैट जीपीटी से पैदा होंगे, फिर ध्यान रखना, बर्बाद हो रहे हो तुम। और मैं देख रहा हूं मेरे खुद के कोचिंग के बच्चे बर्बाद हुए जा रहे हैं, साले ऐसा ऐसा आंसर लाते, सुधीर सर देखना मैंने बनाया है, तू तेरी तो औकात में नहीं है बाबू, कहां से बना दिया तूने सब चैट जीपीटी। अरे चल कुछ और ही काम कर लेता है, चलो खैर कोई बात नहीं, मजाक थी। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब कोई बच्चा बोलेगा सुधीर सर ऐसे क्यों लिख दिया, बाबू अगर इसको ऐसे ना लिखूं ना तो 50 साल तक भी आप सीक्वेंस नहीं बना सकते, और ऐसे लिखूं 1 सेकंड में बन जाएगी। कैसे बन जाएगी देखो, Sn किसके बराबर है, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट un। चलो u1 लिखो 1 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस u2 लिखो 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस u3 लिखो 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 4 प्लस डॉट डॉट 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। आया ना। अब बीच वाली सारी टर्म कट गई, ये लो कट गई, क्या बचा, Sn जो बचा वो बचा 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। तो पार्शियल सम्स की सीक्वेंस बची ये किसको कन्वर्ट करेगी, 1 को, आया ना।
ठीक है बेटा, इसका मतलब इस सीरीज का सम 1 के बराबर है 1 सेकंड में। और अगर आप ये चीज ना लिखे ना बाई बोर्ड, तो मैं आपसे कह दूं कि u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un कर दीजिए, बिल्कुल नहीं होगा। तो मेरी मजबूरी है ना ऐसे लिखना। इसका मतलब ये जो सीरीज आपके सामने दी गई है ये कन्वर्ट करेगी, और किसको कन्वर्ट करेगी? 1 को, क्योंकि मैं ऐसा काम कर पाया आपके साथ। बेटा क्लियर है यहाँ पर? यस सर। चलिए अब मेरे बच्चों, हाँ जी, कोई डाउट है किसी का? जी बेटा, क्लियर है? क्लियर है? यस यस सर। सर। वेरी गुड। अब मैं एक आज आपके साथ गजब की बात करने जा रहा हूं, और ये जो अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूं, अगर वाकई में रियल में से 10 क्वेश्चन आए, भाई देखो एक दो ही क्वेश्चन आया रियल मतलब इस यूनिट से, तो मैं कुछ कहता नहीं हूं। 10 क्वेश्चन अगर आए तो जो पढ़ाने जा रहा हूं ये क्वेश्चन कंफर्म एग्जाम में, कंफर्म। अगर मतलब कतई उन्होंने कुछ पेपर अपनी चुतियाब से ही ना बना दिया हो तो कुछ कहते हैं, होता है ना, पेपर का स्टैंडर्ड होता है, सब्जेक्ट की जो अंदर की जो बातें होती है उसका स्टैंडर्ड होता है। एक अच्छा इंसान, एक एक्सपीरियंस टीचर समझता है कि साला यहां से नहीं पूछोगे तो भाई कहां से पूछोगे। लेकिन आजकल थोड़ा डामाडोल चल रहा है, पता नहीं कोई एसएससी में या यूपीएससी में एक सवाल आया हुआ था, इनमें से किस हीरोइन की हाइट सबसे ज्यादा है? दीपिका पादुकोण, और कौन है वो रणवीर कपूर की वाइफ? तो दीपिका पादुकोण ही तो है। एक वो मेरी फेवरेट कैटरीना कैफ, मेरी दूसरी फेवरेट सनी, नहीं सनी का नाम नहीं था, वो मैं ले रहा हूं है। तो ये सवाल पूछे जा रहे हैं किस हीरोइन का मतलब लंबी ज्यादा हाइट है। तो भाई देखो फिर मुझे आइडिया नहीं है, अगर वाकई में किसी ढंग के टीचर ने बनाया ना सवाल पेपर तो ये बात आएगी कंफर्म। तो ये बात है पूछने लायक, बाकी हर चीज पूछने लायक नहीं होती सब्जेक्ट में। चलिए खैर, मेरे को पेपर नहीं बनाना है, ना मेरे को प्रेडिक्ट करना। भाई आज ही मेरा एक दोस्त जेल में गया है पेपर के चक्कर में, साल ने एक्चुअल पढ़ाता है वो, नाम वाम नहीं लूंगा, मेरा दोस्त है। दोस्त क्या भाई, मैंने नौकरी करी है वहां पे 10-12 साल पहले। तो पेपर लीक कर दिया, जालिम सिग्नर, वो व्हाट्सएप पे वो कुछ कुछ। अब मेरा भाई बिचला जेल में चला गया, मेरे को बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल भी फील बैड सा हो रहा है जाना चाहिए जेल में। चलो पढ़ा लिया करो बच्चों को, नॉलेज से थोड़ा पास करवा दो ना इनको। तुम इनको पहले से पहले ही चोरी करना सिखा रहे हो, अरे पहले पढ़ा लो, बाद में देख लेना भाई, अपनी मर्जी से चोरी कर लेना। तुम खुद ही इनको चोरी करके दे रहे हो, भविष्य खराब कर रहे हो, इनका तो कर ही रहे हो, अपना भी कर रहे हो साथ साथ में। हम जैसा होगा, सरकार तो डंडा हमें भी देगी ना, कोचिंग वाले तो हम भी है ना। फिर वो किसी ने कह दिया कोचिंग वाले 2 कौड़ी के हमारी लग जाती है 2 कौड़ी का बोला कैसे तूने? वो तो अंजना को मैं लाइक करता हूँ, नहीं तो मैं कुछ ना कुछ बोल देता हूँ उसके खिलाफ बोलूंगा नहीं, मेरे को अच्छी लगती है। चलिए मजाक नहीं भाई, तभी सीरियस हो जाए मामला, अंजना तक ये बात चली जाए, मेरे को दिल विल दे बैठे बिना मतलब। चलिए ओके मेरे बच्चों, अब वो बात सुनिए जिसके लिए मैंने इतनी मजाक करी आपके साथ। एक चीज पूछ रहा हूं आपसे, मान लो एक सीरीज है n goes from 1 to infinity un, अभी भी un जो है वो रियल नंबर, ठीक है बेटा? इस बात पे बार बार गौर करिए आप। अभी तक मैं पर्टिकुलर सीरीज पे नहीं गया हूं, सीक्वेंस में कोई मैटर नहीं ये चीजें। एक कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंसी ऑफ ए सीरीज, गजब की चीज है ये बिल्कुल। नेसेसरी कंडीशन का मतलब ये होता है कि अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो आपकी सीरीज कभी कन्वर्ज नहीं कर सकती, समझ गए? डाइवर्स करेगी, ऑस्किलेट करेगी, मुझे कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो सीरीज कन्वर्ज कर जाएगी, इसकी भी गारंटी नहीं दे रहा हूं। नेसेसरी का मतलब है कि अगर ये चीज सेटिस्फाई नहीं हुई तो सीरीज कन्वर्जेंट नहीं होगी। मतलब अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट हो रही है तो फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी। जैसे ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर आवर लाइफ, ऑक्सीजन खत्म, हम खत्म, हम जिंदा हैं, ऑक्सीजन मिल रही होगी। ऑक्सीजन मिल रही है, हम जिंदा होंगे ये जरूरी नहीं। मरे हुए आदमी पे लगा दो ऑक्सीजन, जिंदा हो जाएगा क्या? नहीं। लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, मरना तय है। और अगर मैं जिंदा हूं तो इसका मतलब कंफर्म मुझे ऑक्सीजन मिल रही है ना। और वो कंडीशन है ये कि अगर आपकी सीरीज कन्वर्जेंट है ये वाली, तो किसको कन्वर्ट करेगी मुझे इससे कोई मतलब नहीं है।
बस मुझे इस बात से मतलब है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un कंफर्म 0 के बराबर होगा। नाउ दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंसी ऑफ ए सीरीज। आप इसको ये भी कह सकते हो द सीक्वेंस un converges to 0। yes the sequence un is a null sequence, जो मर्जी आप कह दीजिए। तो अगर आपकी कोई सीरीज कन्वर्ट कर रही है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग टर्म की जो सीक्वेंस है, देखिए सीरीज के कोरस्पॉन्डिंग दो सीक्वेंस बनती है, एक तो पार्शियल सम्स की बनती है जो Sn है, और एक सीक्वेंस बनती है डायरेक्ट सीरीज की टर्म की, और वो है ये वाली सीक्वेंस। समझ गए ना? एक Sn बनाई थी अभी मैंने 5 मिनट पहले, एक बनाई थी Sn अलग होती है और un अलग होती है। नेसेसरी कंडीशन un पे लगी है, Sn पे नहीं लगी है। तो अगर कभी आपको ऐसा लगा कि आपके पास एक सीरीज है समीशन n गोज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी un, सपोज कोई सीरीज है और आपको ये पता चला कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un 0 के बराबर नहीं है, तो वहीं पर कह देना सर कन्वर्ज नहीं कर सकती। अब डाइवर्ज करेगी ऑस्किलेटरी करेंगे वो बाद में देखेंगे, क्योंकि दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंसी। इस बात पे सवाल कंफर्म आना चाहिए क्योंकि दमदार चीज है ये। हो सकता है तुम्हें दमदार ना लग रही हो कि सुधीर सर ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज है, बहुत नॉर्मल चीज है नहीं बेटा, समझ में आया? यस। हाँ सर। अच्छा कोई बच्चा बता सकता है, मैथमेटिक्स आपने शायद किसी ने इतना अच्छा पढ़ा हो, कोई बच्चा बता सकता है कि ये कंडीशन नेसेसरी कंडीशन क्यों है? पूछा मैंने, वैसे भाई पूछ लिया। हाँ जी। क्योंकि सर जब हम हमारा जो कंडीशन एक है कि पार्शियल जो सम्स का जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करना चाहिए, ओके। तो उस कन्वर्ज करना चाहिए। तो अगर कॉची क्राइटेरिया से देखें तो उनका जो टर्म है लेस देन और इक्वल अपसाइलन होना चाहिए। ठीक, वेरी गुड। चलो मैं तेरी मदद कर देता हूँ थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। आपने बोला कि सुधीर सर सपोज n गोज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी un कन्वर्ज करती है a को, मान लो कन्वर्ज करती है तो किसी को तो कन्वर्ज करेगी ना a को। अब अगर ये a को कन्वर्ज करेगी तो कंफर्म इसके जो पार्शियल सम्स की सीक्वेंस होगी वो भी a को कन्वर्ज करेगी। तो इसका मतलब क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn बराबर होगा a के। ठीक, एंड एक चीज लिखने जा रहा हूं, डाउट हो पूछ लीजिएगा। एंड लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn माइनस 1 भी a के ही बराबर होगा। इज इट एक्सेप्टेबल और नॉट? इज इट एक्सेप्टेबल बात और नॉट? डाउट है किसी को इस बात पे, कुछ ऑब्जेक्शन है? हाँ जी बेटा। यस सर, एक्सेप्टेबल हो जाएगा। एक्सेप्टेबल है, बस फिर बात खत्म। अगर ये दोनों चीजें आपको एक्सेप्टेबल है तो बस इतना बता दो मेरे बच्चों, Sn माइनस 1 un के बराबर होगा या नहीं? यस, ये u1 प्लस u2 प्लस यस u3 सर। u1, और ये एक कम तक हो जाएगा, ये एक कम तक हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरफ लिमिट ले लीजिए, लिमिट 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 a माइनस a इज इक्वल टू लिमिट un 0 आ गया। बात खत्म। चेक करो, चेक करो बेटा फटाफट। ठीक है, हाँ बेटा। हाँ गुड इवनिंग। हाँ क्लास चल रही है बेटा। कोई बात, कोई बात नहीं। चल ठीक है, 10 बजे की बात करता हूँ। ठीक ठीक। हाँ जी, चलो आगे। यस सर। वेरी गुड। अब मेरा एक सवाल है, चलो, कभी आपने ज्योमेट्रिक सीरीज पढ़ी है? ज्योमेट्रिक सीरीज पढ़ी है कभी जीवन में? यस सर। क्या होती है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की क्यूब प्लस डॉट डॉट। सम बताओ इसका किसके बराबर होता है? इसका सम किसके बराबर होता है? अगर सर
मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1 है तो इसका सम 1/1 - x होता है। वेरी गुड। अच्छा, अगर ये वाली बात नहीं है जो तू कह रहा है, तो अगर ये बात नहीं है तो डाइवर्ज कर जाएगी सर इसका सम। वेरी गुड। इसका मतलब ज्योमेट्रिक सीरीज का सम हमेशा ये नहीं होता। कब होता है ये? तब होता है। समझ गए? अब इसका मैं आराम से आपको खेल समझाता हूं। कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा फंडा है। क्या हुआ, हमने एक सीरीज लिखी आपके सामने, हमने एक सीरीज लिखी, इसका नाम है ज्योमेट्रिक सीरीज, क्योंकि चलो ये कुछ ज्योमेट्रिक टाइप की कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। तो ये जो सम आप इसके बराबर लिख रहे हो, सम तो इसका इसी के बराबर होगा, लेकिन वो सम तब माना जाएगा जब ये चीज कन्वर्ज करेगी। और ये चीज कन्वर्ज कब करेगी? जब x लाइज बिटवीन -1 to 1। इसका मतलब ज्योमेट्रिक सीरीज इज कन्वर्जेंट व्हेन द कॉमन रेशियो सेटिस्फाई दिस कंडीशन एंड कन्वर्जेस टू दिस वन। तो जिसको आप ज्योमेट्रिक सीरीज का सम कह रहे हो ना, मैं उसको ज्योमेट्रिक सीरीज का सम नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि मेरी ज्योमेट्रिक सीरीज इसको कन्वर्ज करती है अगर कंडीशन ये लिखी है तो। दूसरा, पहली बात हो गई। दूसरा, अगर आपका x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाए तो बिल्कुल पॉसिबल है x की वैल्यू 1 हो जाए, या x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए। मतलब x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो क्या बोलोगे? आपकी यही सीरीज डाइवर्ज करने लगेगी, डाइवर्जेंट टू प्लस इंफिनिटी। चाहो तो ये भी लिख सकते हो। चलिए तीसरा केस बना ले। तीसरा केस क्या है? अगर x की वैल्यू -1 हो जाए तो बिल्कुल पॉसिबल है भाई। अगर x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है तो फिर तो डिस्कशन है ही नहीं। अगर x की वैल्यू -1 हो जाए तो मेरे बच्चों यही सीरीज ऑस्किलेटरी फाइनाइटली हो जाएगी। और अगर यहीं पे x लेस देन हो जाए -1 तो यही सीरीज ऑस्किलेटरी इनफाइनाइटली हो जाएगी। इसका मतलब दुनिया की किसी भी ज्योमेट्रिक सीरीज के अंदर पांचों टाइप की नेचर होती है। कौन सी सीरीज बनेगी इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका कॉमन रेशो किस रेंज के अंदर बिलोंग करता है। बेटा समझ में आया? बात समझ में आई? हाँ जी राजीव बेटा, क्लियर है यहां तक? यस सर यस। वेरी गुड। आगे बढ़ने से पहले मेरा एक सवाल है आपसे। कभी आपने ऐसा लिखा है जीवन में, समीशन n गोज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी an प्लस bn बराबर होगा समीशन n गोज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी an प्लस समीशन n गोज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी bn? कभी लिखा है ऐसा आपने? जीवन में करा है ऐसा? ब्रैकेट को ओपन किया है कभी ऐसा? हाँ या ना? यस सर देखे हैं सर। देखे है ना? यस सर। इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट? कर सकते हो ऐसा? आप ऐसा कर सकते हो राजीव? ऐसा डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं जब सर। सर लेस और इक्वल टू नहीं होगा? है बेटा? लेस और इक्वल टू नहीं होगा ऐसा? क्या क्या इक्वल टू हो गया? मतलब वो लेस और इक्वल टू होगा ना? लेस देन इक्वल टू होगा? हाँ हाँ हाँ। नहीं, गलत है। लेस देन इक्वल टू नहीं होगा। आगे बताओ, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। सर दोनों कन्वर्जेंट होंगी जो ए वेरी तभी गुड, कर सकते हैं। वेरी गुड मेरे बच्चे। इसका मतलब ये आप इन जनरल नहीं कर सकते, ये तब कर सकते हैं इफ अगर समीशन n गोज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी an एंड समीशन n goes from 1 to infinity bn both are convergent series, then ऐसा होता है, अदरवाइज ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, आप
ये जरूर कर सकते हो हमेशा के लिए, n goes from 1 to k, an plus bn is equal to summation n goes from 1 to k an plus summation n goes from 1 to k bn। ये आप हमेशा कर सकते हो। क्यों? क्योंकि फाइनाइट सीरीज हमेशा कन्वर्जेंट होती है। इन्फिनिटी अगर लगा दिया तो आप ऐसा नहीं कर सकते। चलो बेटा आगे। हाँ जी मेरे बच्चों, यस चलो सर, यस। वेरी गुड, सिंपल है सारी चीजें, कोई ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है हमारे पास। मेरे दो तीन बातें हैं आपसे। अगर एक सीरीज है आपके पास समीशन n goes from 1 to infinity un और वो कन्वर्ट करती है a को। कन्वर्ट करने का मतलब है जो सीरीज का सम है वो a के बराबर है, तो मैं ऐसे लिख दूं, रिप्रेजेंटेशन ऐसे दे दूं, या मैं ऐसे लिख दूं, दोनों सेम बातें हैं, मैं बता चुका हूं पहले, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा एक सवाल है, क्या आप ये कह सकते हैं कि समीशन n goes from 1 to infinity c into un भी कन्वर्ट करेगा c into a को for all c belongs to real number? Is it true or not? Is it true or not? हाँ जी बेटा फटाफट बोलो। ट्रू सर, इट्स ट्रू। वेरी गुड। दूसरा सवाल, अगर ये सीरीज डायवर्जेंट है तो क्या आप कंफर्म ये कह देंगे कि दिस सीरीज इज आल्सो डायवर्जेंट? दिस सीरीज इज आल्सो डायवर्जेंट। अगर सी ऑप्शन नहीं जीरो कर ले तो पाए। वेरी गुड मेरे बच्चों, बिल्कुल सर हम ऐसा कह सकते हैं, सी कोई भी रियल नंबर हो बट जीरो नहीं होना चाहिए। तो एग्जाम हॉल में बिल्कुल इन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, क्या कह रहा हूं क्या नहीं कह रहा हूं, क्या सुन रहा हूं वो देखना। चलो आगे, क्लियर है यहां तक? अगला पॉइंट, मान लो एक सीरीज है सिग्मा यूएन, एन गोज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, जो कि कन्वर्जेंट है। दूसरी सीरीज है समीशन एन गोज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी बी एन, जो कि डाइवर्जेंट है। एक सीरीज कन्वर्जेंट है और एक सीरीज डाइवर्जेंट है। सवाल ये है, अगर मैं इन दोनों सीरीज का सम कर दूं un प्लस bn, तो क्या आप बता सकते हो इसकी नेचर कैसी बनेगी? इट इज कंफर्म कन्वर्जेंट, कंफर्म डाइवर्जेंट, या मे बी कन्वर्जेंट? कंफर्म डाइवर्जेंट होगा। कंफर्म डाइवर्जेंट, वेरी गुड मेरे बच्चे, कंफर्म डाइवर्जेंट। दूसरा सवाल, अगर एक सीरीज है डाइवर्जेंट दूसरी भी है डाइवर्जेंट, तो उनका सम क्या होगा? कंफर्म डाइवर्जेंट, कंफर्म कन्वर्जेंट, मे बी कन्वर्जेंट? हाँ जी बेटा। इसमें सर कंफर्म नहीं बोल सकते, दोनों के Very साथ good. कन्वर्जेंट भी हो सकता है। और इसका आंसर है मे बी कन्वर्जेंट या मे बी डाइवर्जेंट। मे बी होता है ये, मे बी होता है ये, मतलब ये चीज ऐसी है, वो कभी कभी कन्वर्जेंट भी बन जाती है, कभी कभी डाइवर्जेंट भी बन जाती है। क्लियर है यहां तक? बेटा चलो आगे। यस सर। अब एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूं, इन चीजों पे हमारे पास प्रूफ है, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रूफ मैं करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि जरूरत नहीं है, मेरा एग्जाम प्रूफ का नहीं है। एक सीरीज होती है हाइपर हार्मोनिक सीरीज, हो सकता है नाम आपने ना पढ़ा हो लेकिन सीरीज तो पढ़ी होगी जरूर।
n goes from 1 to infinity 1 upon n to the power p, और यहाँ पे जो p है वो एक रियल नंबर होता है, यहाँ पे जो p है वो एक रियल नंबर होता है, या आप इसको पॉजिटिव रियल नंबर कह लीजिए फिलहाल के लिए, क्योंकि बाद में देखेंगे इसकी बाकी चीजें, ऐसे कह लीजिए p lies between 0 to infinity. Now this is hyper harmonic series. Summation n goes from 1 to infinity 1 upon n to the power p. कभी पढ़ी नहीं ये सीरीज? तो ये तो बहुत फेमस है। हाँ बेटा, Yes, sir. कितने हैं यहाँ पर? सर यस हाँ सर। बस अब पहला पॉइंट, ये सीरीज कभी भी ऑस्किलेट नहीं करती, ठीक है। ऑस्किलेट के दो मतलब होते हैं, एक तो ऑस्किलेशन फाइनाइटली होता है जैसे साइन वेव, ऐसे ये हो गया ऑस्किलेशन। एक ऑस्किलेशन होता है इनफाइनाइटली, वो ये होता है, उसका जो ऑस्किलेशन साइकिल है वो बढ़ता चला जाता है। वो कभी देखा भूकू पुलिस वाले आवाज मारते हैं, तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है? छोटे से में आवाज जाती है, बाहर से खुल जाता है, आवाज ये गूंज जाती है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं थे, अब तो माइक मैग्नेटिक फील्ड के आते हैं ना, तो उसमें ये थ्योरी काम नहीं करती, उसमें कुछ और जुगाड़ काम करता है। जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं थे तब चोरों को ऐसे आवाज लगाई जाती है, चारों तरफ से घेर लिया, वो पुरानी फिल्मों में तुमने देखा होगा। तो ये ऑस्किलेटरी इनफाइनाइटली है, तो जितने प्रेशर से आप इधर से डालोगे वो आवाज ऑस्किलेट करेगी और इनफाइनाइट ऐसे उसमें चली जाएगी। तो ये होता है चीजें। तो सबसे पहले तो ये जो सीरीज है वो ऑस्किलेट नहीं करेगी कभी भी, ना तो फाइनाइटली ना तो इनफाइनाइटली। तो दो ही कैटेगरी बची, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। तो मेरे बच्चों, अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट, और n को लिख दिया p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट, और p की वैल्यू लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट। दैट्स इट। दिस इज वेरी फेमस हाइपर हार्मोनिक सीरीज। चलो आगे। जी बेटा चलो आगे। हाँ सर। अब एक छोटा सा रूल, हाँ डाउट है किसी का? जी नहीं है, चलिए सिंपल बिल्कुल, एक छोटा सा रूल, मतलब एक्चुअली बस अब मैं अगला जो मेरा स्टेप होगा वो कंपैरिजन टेस्ट होगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, जो कि जहां से कंपैरिजन टेस्ट डेवलप हुआ है वो बात, वो कह रहा है कि अगर आपके पास एक सीरीज है समीशन n goes from 1 to infinity un, सपोज अगर आपके पास एक सीरीज है जिसकी कन्वर्जेंसी बेसिकली आपको चेक करनी है, और आपके पास एक दूसरी सीरीज है सिग्मा n goes from 1 to infinity vn, सपोज अनदर एक सीरीज है आपके पास, और वो सच दैट है un is less than equal to vn for all n belongs to natural number, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर ऐसा है तो समीशन un n goes from 1 to infinity must be less than equal to summation n goes from 1 to infinity vn बनेगा। बिल्कुल ठीक है ना? तो अगर ऐसा बन रहा है तो रूल सुन लीजिए। क्या रूल सुनाऊं? अगर ये कन्वर्जेंट है तो कंफर्म ये कन्वर्जेंट होगी, और अगर ये डाइवर्जेंट है तो कंफर्म ये वाली डाइवर्जेंट। बी केयरफुल, ये डाइवर्जेंट है तो इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा, ये कन्वर्जेंट है तो इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा, बट अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये कंफर्म कन्वर्जेंट होगी, ऐसे सिंबल ले आओ, और अगर ये डाइवर्जेंट है तो कंफर्म ये वाली डाइवर्जेंट। दिस इज वेरी फेमस कंपैरिजन टेस्ट, लेकिन अभी मैंने नाम नहीं लिया कंपैरिजन टेस्ट का, अभी सिर्फ एक रूल मैंने समझाया। सबसे पहले बोलो यहां तक बात समझ में आई कि नहीं है? यस सर समझ में आई। क्लियर? अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए, सीरीज की कन्वर्जेंसी चेक करने की मैंने आपको दो मेथड्स बताए थे, एक सीक्वेंशियल क्राइटेरिया और एक डायरेक्ट मेथड। सीक्वेंशियल क्राइटेरिया में ये फर्क नहीं पड़ता कि सीरीज पॉजिटिव टर्म की है, नेगेटिव टर्म की है, ऑल्टरनेटिंग टर्म की है, मुझे कोई मतलब नहीं है।
मुझे तो कोरस्पॉन्डिंग पार्शियल सम्स का सीक्वेंस बना के दिखा दीजिए, जो भी आप मुझे दिखा दोगे मैं उसी को मानूं। डन। लेकिन जब हम डायरेक्ट मेथड लगाते हैं, डायरेक्ट मेथड लगाते हैं, तो सबसे पहले आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि सीरीज पॉजिटिव टर्म की है या नेगेटिव टर्म की है, और सीरीज ऑल्टरनेटिव टर्म की है। सीरीज अगर पॉजिटिव टर्म की है या नेगेटिव टर्म की है, ये तो सेम बात है। सेम क्यों है कि मान लो आपकी कोई सीरीज नेगेटिव टर्म की है, सारी टर्म नेगेटिव है, तो माइनस बाहर ले लूंगा, अंदर सारी पॉजिटिव टर्म बच जाएंगी, कन्वर्जेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो भाई चलो ठीक है, तो फिर सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म भी पढ़ लेते हैं। तो डायरेक्ट मेथड दो कैटेगरी में डिवाइड हो गए, आपकी सीरीज पॉजिटिव टर्म की है या आपकी सीरीज ऑल्टरनेटिव टर्म की है। नेगेटिव टर्म की नहीं पढ़ेंगे क्योंकि नेगेटिव तो पॉजिटिव में ही हमने काम चला। तो सबसे पहले तो डायरेक्ट मेथड में जब भी डिस्कशन होगा, पहला केस मैंने बना दिया कि मेरे पास एक सीरीज है समीशन n गोज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी un, और साइड में लिख दिया un इज पॉजिटिव। पॉइंट टू बी नोटेड, अब तक un रियल नंबर था, अब un कंफर्म पॉजिटिव है और डायरेक्ट मेथड लगेगा। सबसे पहला जो डायरेक्ट मेथड है which is called comparison test। क्या है? कंपैरिजन टेस्ट। चले बेटा बाबू, यहां तक क्लियर हो गया मेरे बच्चों? क्लियर हुआ यहां तक? कुछ पूछना है आप लोगों को? जी कुछ पूछना है आप लोगों को? पढ़ाओ कंपैरिजन टेस्ट? यस। वेरी गुड। देखिए, हाँ समझाता हूँ, कुछ बातें समझाता हूँ आपको। पहले आपने अगर कंपैरिजन टेस्ट किताब में पढ़ा होगा तो पता है वो क्या करता है। वो ऐसे लिखता है कि भाई मान लो एक सीरीज है un, n गोज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, है ना, और वो पता है क्या करता है, वो एक सीरीज को लिखता है लेट समीशन n गोज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी vn, एक सीरीज को लेट करता है वो, ठीक। फिर क्या करता है, फिर वो लिमिट लगाता है एज n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन vn, और इसको l लेके आता है जो कि फाइनाइट और नॉन जीरो होता है, समझ गए। और फिर वो ये कहता है अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट होगी, और ये डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्जेंट होगी, और सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म कभी भी ऑस्किलेटरी नहीं हो सकती। तो दो ही कैटेगरी बनी, ये कन्वर्जेंट तो ये कन्वर्जेंट, ये डाइवर्जेंट तो ये डाइवर्जेंट। कब? जब ऐसा होना चाहिए। ऐसा पढ़ा है आपने कभी? सवाल देखे हैं किताबों में, हाँ या ना? यस सर। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है, किताब वाला तो लेट लिख के चला जाएगा, vn वो तो लेट कर रहा है, हमें एग्जाम में कैसे लेट करेंगे vn क्या है? ऐसे तो लाखों करोड़ों vn बन जाएंगे, किस किस की लिमिट देखूंगा भाई, हाँ या ना? अब किताब वाले को तो वही 10 क्वेश्चन ले लेते, सारा लेट करके भाग गया और इसको बता के चला गया, एग्जाम में वो क्वेश्चन तो आएगा नहीं, तो लेट तो नहीं हो सकता। हाँ या ना बोलो? राजीव समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। और बात जो समझ दो गए? तीन तरीके का सीरीज जानते हैं उसी से हम लोग कंपेयर कर लेते अरे हैं। कुछ नहीं करना है, आज एकदम खत्म कर दूंगा सब, टेंशन ना लेते। लेकिन बात जायज है, लेट हाँ नहीं सर। करेंगे ना, लेट में दिक्कत हो जाएगी। यस अच्छा सर। एक और बात है, सीरीज में, सीरीज की कन्वर्जेंसी में एक और बात मेरे को टफ लगती है, वो ये है कि जैसे मान लो सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म है, तो सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म की कन्वर्जेंसी चेक करने के 4-5 मेथड है। कंपैरिजन रूल है, रूट टेस्ट है, रेशो टेस्ट है, कोची कंडेंसेशन, और बहुत सारे। चलो 3 ले लो, जो बढ़िया वाले एग्जाम में 3 आते हैं वो ले लो, कंपैरिजन, रूट, रेशो। बाबू एक बात है, अगर सीरीज मान लो रूट टेस्ट से कन्वर्जेंसी चेक होनी है, आप सारी जिंदगी भी उसको कंपैरिजन से चेक कर नहीं सकते। ये बहुत टिपिकल बात है। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन जब आप सोल्व करते हो, तो डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करने के 6-7 वे है ना तरीके, फॉर्म, साला फॉर्म कुछ और है, आप मेथड कुछ और लगा के सारी जिंदगी नहीं सोल्व कर सकते। राजीव वाली दादी बन जाएगी पर राजीव पे सवाल सोल्व नहीं होगा, दूसरा मेथड लगा दिया तो।
ऐसा ही कन्वर्जेंसी में है, जिस मेथड से सोल्व होनी है अगर वो मेथड आपने नहीं लगाया तो कन्वर्जेंसी कभी चेक नहीं कर पाओगे, हाँ या ना। ये लो एक सीरीज है ये 1/n n² + 1। सपोज आप इसको रूट टेस्ट से चेक करके दिखा दीजिए, आप इसको रेशो टेस्ट से चेक करके दिखा दीजिए, सारी उम्र निकल जाएगी, नहीं होगी। कंपैरिजन टेस्ट 1 सेकंड में लगेगा इस पे, हाँ या ना। तो दो बड़े सवाल आए, आपको ये कैसे पता लगा कि इस सीरीज पर कंपैरिजन टेस्ट लगेगा। दूसरा, अगर आपको पता लग गया, मैंने कान में बोल दिया कंपैरिजन लगेगा, तो आपको ये कैसे पता लगा कि Vn क्या बनेगा, उसके बाद ही तो ये सब कर्मकांड करोगे। तो पहले तो ये पता करना टिपिकल टास्क है कि कंपैरिजन टेस्ट लगेगा या नहीं, क्योंकि मैं तो पढ़ा रहा हूं कंपैरिजन, तो अब तो जितने भी सवाल लूंगा मैं कंपैरिजन नहीं लगेगा। एग्जाम में थोड़ी पढ़ाएगा वो तो कहेगा भैया ये सवाल ले लो और कन्वर्जेंसी चेक कर दो। तो सबसे बड़ा टिपिकल टास्क ये है कि मुझे कैसे पता लगेगा कि इस पे कौन सा टेस्ट लगेगा, है ना। और दूसरा फिर ये है कि गलती से पता लग गया कंपैरिजन लगेगा तो Vn कैसे बनेगा। समझ में आई बात? समझ में आई राजीव बेटा, समझ में आया, हाँ या ना? यस सर। राजीव को कैसे पता लगेगा ये वाली कैसे हाँ करेगी ये बात, और फिर राजीव को अगर पता लग भी गया तो राजीव को भाई फिर थोड़ा वो बात करनी भी पड़ेगी, है, समझो बात को। चलिए तो सुधीर सर इतना ज्ञान देते हो आप चलिए तो अब मैं आपको थोड़ा बातें बताता हूं। सबसे पहला, अगर आपकी कोई सीरीज है n goes from 1 to infinity un is positive, है ना, फॉर ऑल n, तो यहां से आप un उठा लिया। un क्या है सर? un है n का फंक्शन, है ना, nth टर्म सीक्वेंस। अब आप इसको कह सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये n का फंक्शन है। ये तो n का फंक्शन तो ये कुछ भी हो सकता है, हाँ या ना भाई, ये तो दुनिया का कोई भी फंक्शन हो सकता है। लेकिन मैंने बोला सबसे कैटेगरी ये है, अगर आपका जो n का फंक्शन है वो है अलजेब्रिक रेशनल पॉलिनोमियल। अगर आपका un जो कि n का फंक्शन है वो कैसा है? अलजेब्रिक रेशनल पॉलिनोमियल। कौन होता है अलजेब्रिक रेशनल पॉलिनोमियल? समझाता हूं। un लिखा होगा, कैसे लिखा होगा? an अपॉन bn। an अपॉन bn का मतलब थोड़ा चलो ऐसे समझा देता हूं। अलजेब्रिक रेशनल पॉलिनोमियल, कभी नाम सुने? अलजेब्रिक रेशनल पॉलिनोमियल का मतलब होता है न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल होगा और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल होगा, है ना, समझ गए? रेशनल का मतलब समझे, रेशनल नंबर p/q है, और पॉलिनोमियल मतलब ऊपर भी पॉलिनोमियल और नीचे भी पॉलिनोमियल। तो मान लो पॉलिनोमियल है ऐसे a0 n टू द पावर m प्लस a1 n टू द पावर m माइनस 1 प्लस डॉट डॉट कुछ ले लिया, या एक काम कर लो, इसको p ले लो, इसको p-1 p-1 अप टू डॉट डॉट, नीचे कुछ और ले लो, b0 n टू द पावर q प्लस b1 n टू द पावर q माइनस 1 प्लस डॉट ले लिया। मान लो a0 नॉन जीरो है, b0 भी नॉन जीरो है, तो न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है? t, डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है? q। तो अगर कभी भी जीवन में आपका un एक अलजेब्रिक रेशनल पॉलिनोमियल लिखा है, अलजेब्रिक रेशनल पॉलिनोमियल लिखा है लाइक दिस, समझ गए बेटा? तो कंफर्म कंपैरिजन टेस्ट लगेगा। अब आप, आज मैं पढ़ा दूंगा आपको, थोड़ा सा कल पढ़ा दूंगा आपको, और अपने ग्रेजुएशन के दिनों में चले जाना और रियलाइज करना कि सुधीर सर अगर ये बात हमें उस दिन पता होती ना तो बाई गॉड मजा आ जाता। लेट नहीं करना पड़ता है कुछ भी, क्यों काहे लेट करेंगे? लेट करेगी किताब, हम नहीं करते लेट। हमारे टीचर ने भी लेट करवाया,
लेकिन हम उनको दोस्त क्यों दे, बेचारों को उनको कोचिंग थोड़ी चलाना था, वे 2 कोड़ी के थोड़ा ही थे, 2 कोड़ी के तो हम ही तो हैं कोचिंग वाले, वे तो महान व्यक्ति थे, वे तो कोड़ी के तो हम ही बचे हैं। और मेरे जैसा तो 2 का भी नहीं, आधी का ही होगा। अंजना डार्लिंग को बोलो ऐसे ना कह रहे यार, तेरे को प्यार करते हैं मतलब अब तुम कुछ भी कहेगी। चलिए, तो मेरे बच्चों अगर अलजेब्रिक रेशनल पॉलिनोमियल है तो मामला सेट हो गया। क्या सेट हो गया? कंपैरिजन टेस्ट लगेगा। अब आ जाओ भाई, अब बनेगा वी एन, नेट नहीं करना। वी एन कैसे बनेगा सुनिए, 1/n⁴ q माइनस पी। क्यू क्या है? डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर माइनस डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। नेवर बी लेट, लेट का सवाल ही नहीं उठता भाई। राजीव बेटा समझ में आई बात, समझ में आई मेरे बच्चे? यस सर, समझ में आया। है ना? तो अलजेब्रिक रेशनल पॉलिनोमियल हो गया, जो q है वो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर और जो p है वो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। ठीक है बेटा? वीएन बनाया, वीएन बनाने के बाद वो कंडीशन चेक कर ली, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन वीएन, फाइनाइट और नॉन जीरो। हाँ या ना मेरे बच्चों? 99% ये कंडीशन आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप वीएन ऐसे बनाते हो ये कंडीशन ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई होती है। भाई द सुधीर सर, खत्म बात, है ना? अब सवाल क्या रहा? अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये कन्वर्जेंट, और ये डाइवर्जेंट है तो ये डाइवर्जेंट। और बाबू ये इसकी कन्वर्जेंसी तो 1 सेकंड में निकल जाएगी। अभी हाइपरबोलिक सीरीज जो बताई थी, हाइपरज्योमेट्रिक सीरीज जो बताई थी, वही तो लिखी है ये। 1 सेकंड में आप बताओगे सर q माइनस पी अगर 1 से बड़ा है तो कन्वर्जेंट, और q माइनस पी लेस देन इक्वल टू 1 है तो डाइवर्जेंट। हाँ या ना? वो सीरीज दे रखी है आप, बोलो बात समझ में आई? यस सर, समझ में आया। वेरी गुड, सिंपल है बिल्कुल, कोई ऐसा डिफिकल्ट टास्क नहीं है। चलिए सवाल लिखिए। सवाल ये है, एक सीरीज है समीशन n गोज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी अंडर द रूट ऑफ n की क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 1, अंडर द रूट ऑफ n की क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 1। ठीक है जी, un आपको मिल गया। एक बात बताओ, किसी की औकात है अगर un बराबर है इसके और किसी में मैं भी आता हूं भाई, तो देखो मेरी औकात तो है, और जो मेरी औकात से बाहर होता है मैं उस पर काम नहीं करता, है ना? तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा बना दोगे इसका? हाँ या नहीं? जी बेटा, किसी को लगता है कि एसन बना देगा, एसन का फॉर्मूला बना देगा वो? हाँ या ना बोलो फटाफट। नहीं ना? राजीव ट्राई करेगा बेटा? काफी टिपिकल नहीं सर, ट्राई अगले नहीं जन्म में करेंगे। करना, अगले जन्म में करना, इसमें नहीं है, इसमें नौकरी वोकरी ले ले, अगले जन्म में फिर से करना। कुछ नहीं होगा, पूरा जन्म लग जाएगा तो आप ऐसा नहीं बना पाएंगे इसका। समझ में आया? उतना आसान नहीं होती चीजें। चलिए, ऐसा बनवाना भी नहीं था, क्योंकि सिर्फ ये बताना था कि ये कन्वर्ज करती है या नहीं, किसको कन्वर्ज करती है ये मैंने पूछा ही नहीं, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता किसको कन्वर्ज करती है, उसके लिए ऐसा बनाना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं। अच्छा, क्या लग रहा है आपको इसको देख के? क्या un अलजेब्रिक रेशनल पॉलिनोमियल है? हाँ या ना? है? अरे बोलो भाई राजीव। नहीं, नहीं। नहीं बाबू, है। ऊपर पॉलिनोमियल लिखा है जिसकी डिग्री है 1.5 और नीचे लिखा है जिसकी डिग्री है 2। कैसे नहीं? क्या हुआ, गलत हो गया है कुछ? ओ बाबू, गलत हो गया क्या? इसका मतलब पॉलिनोमियल की डिग्रियां तुम्हें नहीं पता है? राजीव बेटा बोल, ऐसे चुप ना कर यार, है? तेरे वाली के घर का एड्रेस मैंने ढूंढ लिया, अभी बता दूंगा शाम को। चलिए कोई बात नहीं। भाई कुछ डाउट लग रहा है, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? अरे गलत नहीं बोल रहा है, सेम लिखा है ऊपर, समझ में आया? चलो, अब ये बोलो किसके बराबर बनेगा? 1/n⁴ 2 माइनस 3/2। बोलो किसके बराबर बनेगा? 1/n⁴ कितना है भाई? 0.5। हाँ या ना? अब जरा एक बार वो कंडीशन चेक करके देखना, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी
UN अपॉन VN कोई बच्चा बना सकता है? भाई मान लो तुम मारो गोली, मैंने बोला लेट लिख दो साले को, लेट VN इतना, इसमें तो तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते ना, है लेट कर दिया मैंने। जरा कंडीशन में एक बार देखना जरा इसको चेक करके, ये कन्फर्म 1 आएगा, चेक करो। देखो मैंने चेक भी नहीं किया, रैंडमली क्वेश्चन उठाया, पर मैं डैम श्योर हूं कि 1 आएगा। देखना जरा भाई राजी क्या रहा था। फाइनाइट नॉन जीरो आना चाहिए ना। ओ भाई रे बिल्कुल कसम खा ली रे तुम लोगों ने तो। अब बुढ़ापे में सारी मेहनत मेरे पे करवाओगे क्या? चलो क्रॉस विद, देखना भाई ऊपर से n की पावर ले लो तो n की पावर 3/2 आ गया, यहाँ आ गया अंडर द रूट ऑफ 1 - 1 अपॉन n की क्यूब इंटू n टू दी पावर 1/2 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बन गया 1 + 1 अपॉन n स्क्वायर, डेढ़ पावर इधर आधी पावर इधर, दो नीचे कैंसिल आउट, वैल्यू निकालो 0 1 1 आ गया। 1 आएगा भाई, इसमें सोचना समझना क्या है। फाइनाइट नॉन जीरो है राजीव, ये सीरीज क्या है बेटा? कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट क्या है ये सीरीज? डाइवर्जेंट। बस तो तेरे वाली डाइवर्जेंट हो गया, इस बार तेरे को ना भी नहीं लगेगा। समझ में आया? यस सर। चलिए अगला सवाल यही है, n स्क्वायर माइनस 1 n की क्यूब प्लस 1, ये लो सवाल चेंज कर दिया। Is this algebraic rational polynomial? Is this algebraic rational polynomial? आंसर है यस। ऊपर वाले की डिग्री है 1 और नीचे वाले की डिग्री है 3। Vn बोलो किसके बराबर बनेगा? 1 अपॉन n टू दी पावर 3 - 1 1 अपॉन n स्क्वायर बन गया। दोनों की लिमिट निकाल के देख लो 1 बनेगी। ये क्या है? कन्वर्जेंट, तेरी सीरीज इज कन्वर्जेंट। इतनी जल्दी होने चाहिए सवाल, समझ में आया? लेकिन ये तभी होगा जब पढ़ोगे ढंग में, ऐसे उठा के ना होता कुछ भी जीवन में। राजीव बेटा पता थी ये बातें? आईफोन मेरे बच्चे पता थी ये सब बातें? भी को इस तरह से लेट करते हैं ये तो पता नहीं था। लेट तो करना ही नहीं है। आप लेट कैसे करोगे एग्जाम में? थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए, लेट थोड़ी हो जाएगा। अभी तो कुछ और बताऊंगा, कल की क्लास में कुछ और बताऊंगा, लेट नहीं होगा भाई। ये तो बात आप एग्री करोगे ना, एग्जाम में लेट नहीं हो सकता। लेट तो किताब थोड़ी लिख रहा हूं मैं, एग्जाम में तो आपको VN फाइंड करना पड़ेगा ना। और VN फाइंड करना टिपिकल टास्क नहीं, ये फाइंड करना टिपिकल टास्क है कि इस सवाल में कंपैरिजन टेस्ट लगेगा, ये है असली मुद्दा। तो वो पहचानना बेहद जरूरी है। तो उसके 2-4 फंडे हैं जो मैं और आप डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली सवाल वहीं से आएगा। और भाई कुछ ऐसा तूफानी आ गया कि कैटरीना कैफ मुझे प्यार करती है कि विकी कौशल को, तो भाई फिर तो देखो मैं कुछ कह नहीं सकता। देखो आजकल सवाल क्या आ जाएगा उसका कोई भरोसा नहीं है। वो अभी कोई टीचर बेचारा पढ़ रहा था, मतलब वो वीडियो में बना के बताते हैं ना, तो बता रहा था कि SSC में पता नहीं कहाँ पे ये सवाल आया। मगर भाई फिर तो बढ़िया है भाई, फिर तो क्या ही बताएं उस। और हम 2 कोड़ी के मजा ले रहा हूं मैं 3-4 दिन से। चलिए कोई बात नहीं। चलिए मेरे बच्चों, थैंक यू वेरी मच। कुछ पूछना हो तो बोलो भाई। क्लियर है सबको सब कुछ? यस। चलिए कल थोड़ा इसको पढ़ाएंगे और फिर बाकी चीजें जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए थैंक यू वेरी मच।